चलो जी, बताओ टीडीएस सबसे पहला सेक्शन कौन सा? 192। 192 सेक्शन किसका था? सैलरी का। 192 सेक्शन है आपका सैलरी का, और सैलरी के बाद आगे बताना अगला सेक्शन किसका? 192 ए। 192 ए बताओ किसका सेक्शन है? एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ। ये जो बच्चे नहीं बोल रहे भाई क्या करूं मैं, बताओ। क्या तुम्हारे को कुछ अलग तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा? बोलो यार, सेक्शन याद नहीं होंगे वरना तुम्हारे को जो नहीं बोलेगा। 192 है एक्यूमुलेटेड बैलेंस और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात बताओगे, इसमें पैन फर्निश नहीं होता था तो कितना रेट था आपका टीडीएस का रेट, और अगर पैन फर्निश होता था तो टैक्स का रेट क्या था? बताओ। मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता था जब पैन फर्निश नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो 5 या 10। 10 है यहाँ पर, है ना? स्टार्टिंग में हमने जो भी पढ़ा 10 था, याद रखना 5% आपका वहां पर है जहां पे कमीशन की बात आ रही है। ठीक है, 192 ए हो गया। 192 ए के बाद 192 बी है कुछ? नहीं है। 193 है। 193 किसका? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में आप कौन सी बताओगे, कौन सा इंटरेस्ट होगा इसमें, बताओ। डिवेंचर्स वगैरह पे जो सिक्योरिटीज है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ 193 के बाद। 193। 193 ए वगैरह कुछ होता है? कुछ नहीं होता। 194। 194 किसका? डिविडेंड का। डिविडेंड कौन दे रहा है? डोमेस्टिक कंपनी। किसको दे रही है? किसी भी रेसिडेंट पर्सन को दे रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है। अब 194 के आगे के सारे सेक्शंस आपको बताने हैं। ठीक है, बिना देखे बताना, देखना कितना आपको याद आ रहा है। और बस एक काम करना, जो आपको सेक्शन याद ना आए या आपको लग रहा है कि यार ये मैं भूल रहा हूँ, उस सेक्शन को अलग से लिख लेना कि ये मेरे को घर पे जाके आज पढ़ना है। ठीक है, ये काम करना। बुक्स अपनी बंद कर दो, अभी बुक्स खोलेंगे जब हम बाद में कुछ नया पढ़ेंगे आज। ठीक है, आओ बताना। सबसे पहले आपका सेक्शन आता है 194 ए। ठीक है, पहले आएगा 194, उसके बारे में बात हो गई। 194 ए। ए बताओ किसका सेक्शन था? इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज। ठीक है, इसमें कौन से इंटरेस्ट आते थे? लोन वगैरह के इंटरेस्ट आते थे, एफडी पे इंटरेस्ट आता था। ये सब हमने करा था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको आरडी का एक क्वेश्चन भी करवाया था कि आरडी पे इंटरेस्ट कैसे निकलता है ना? जैसे आपने 6 महीने की आरडी कराई तो पहले 2 लाख का जो इंटरेस्ट था वो 6 महीने का था, अगले 2 लाख का 5 महीनों के लिए था। ऐसे हमने क्वेश्चन करा था, जिसका आपको याद हो 28 हजार इंटरेस्ट आ रहा था। याद है? और इसमें लिमिट कितनी है? 40,000 की लिमिट है। और 50,000 की लिमिट कब है? जब सीनियर सिटीजन हो। लेकिन बताना मेरे को, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस के अलावा आपको कोई और इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें क्या लिमिट है? याद है? 5,000। 5,000 की लिमिट है। 5,000 के ऊपर कुछ होगा तो आएगा। 194 ए हुआ हमारा खत्म। 194 ए के बाद अगला बताओ 194 बी और बी बी। किस बारे में बात करते हैं? कैजुअल इनकम। पहले, हाँ पहले बी बताओ। बी में कौन से आएंगे? सारे अदर देन हॉर्स रेस। हॉर्स रेस इसमें नहीं आता, और यहाँ पर आपका हॉर्स रेस आएगा। 10,000 से ऊपर होगा तभी आएगा। कितना आएगा? 30% का आएगा। हमने एक बात और पढ़ी थी, अगर कैजुअल इनकम आपकी इन काइंड है तो पहले आप टीडीएस का अमाउंट जमा करवा दो, तभी आपको ये इन काइंड जो भी विनिंग होगी वो रिलीज होगी। बी हो गया, बी भी हो गया। 194 सी किस बारे में बात करता है? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। दो रेट होते थे, कौन कौन से? 1% और 1% किसके लिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ कौन? जो पेमेंट कर रहा है या जो ले रहा है? पक्का जो कर रहा है? गलत बोल रहे हो। जो ले रहा है, पेमेंट करने वाला बंदा कोई भी हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे कंपनी है। जिसको पेमेंट दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा तो आपका ये रेट आएगा, अदर्स में आपका ये रेट आएगा। अच्छा एग्जामेशन बताओ, एग्जामेशन क्या होती थी? कितनी एग्जामेशन थी यहाँ पे, मतलब कब तक नहीं लगता? 30,000 और 1 लाख। अगर आपकी लिमिट नॉर्मली 30 से कम है कुछ नहीं लगेगा। एग्रीगेट जब मेरा 1 लाख से ऊपर पहुंचेगा टोटल पे लगाओगे, और वो उस इंस्टॉलमेंट में से आप टीडीएस काटोगे जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है। हमने इस पर क्वेश्चन भी करा था। सी हो गया। सी के बाद, अच्छा सी में बहुत सारे केसेस भी हमने करे थे, एडिशनल पॉइंट अगर आपको याद होंगे तो, है ना? 194 सी में एडिशनल पॉइंट्स हमारे बहुत सारे हैं। सी के बाद अगला बताओ 194 डी। डी किसके बारे में बात करता है? बताओ बोलो। कमीशन। कौन सी कमीशन? इंश्योरेंस की कमीशन पे बात करता है। ठीक है, हमने डी को याद कैसे करा हुआ है? जो बीच में दलाल होंगे इंश्योरेंस वाले, उनके लिए हमने बात करी थी। रेट बताओ, रेट बताओ, रेट। 5%। और एग्जामेशन 15,000। ठीक है ना? तुक्का मत मारना, जिसको नहीं आ रहा ना, आप ये देखो आपको कौन सा सेक्शन ऐसा है जहां पे दिक्कत आ रही है, उसको बस लिखते चलना। डी के बाद अगला आता है डीए। डीए बताओ। पॉलिसी का अमाउंट जो हमारे को मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो हमारे को मैच्योरिटी के टाइम पे अमाउंट मिल रहा है, उसकी बात हमने करी थी। ए का मैंने बताया था, मतलब अमाउंट जो आपको मिलेगा। टीडीएस किस अमाउंट पे लगेगा? टीडीएस किस अमाउंट पे लगेगा? बताओ। किसी को भी याद नहीं है यहाँ तक? बस स्टार्टिंग के सेक्शन याद थे। डिफरेंस पे लगेगा। जितना आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिला उसमें से प्रीमियम माइनस करना है, वो आपका आएगा। लेकिन हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पशन पढ़ी थी, अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख तक है तो कोई टीडीएस नहीं आएगा। याद है? डिफरेंस पे टीडीएस लगेगा, लेकिन एग्जाम्पशन मैच्योरिटी अमाउंट पे है। डी हो गया, डी ए हो गया। डी ए के बाद आगे आ जाओ। और बताओ ई होता है?
ई किसका होता है? ई होता है, एफ नहीं होता। ई किसका होता है बताओ? याद करवा रखे हैं सेक्शंस कुछ। स्पोर्ट्स पर्सन का, एंटरटेनर का हमने याद करा था। एंटरटेनर से या तो कोई नॉन रेसिडेंट में आपका स्पोर्ट्स पर्सन हो वो भी आएगा, कोई स्पोर्ट एसोसिएशन हो वो भी आएगा, एंटरटेनर हो वो भी आएगा। ठीक है। अच्छा, ई के बाद आ गया हो एफ। एफ कुछ नहीं होता। जी, जी की बात करो, जी में कौन आते थे? गैम्बलिंग की बात करी थी, जो लॉटरी टिकट की कमीशन की बात होगी उसमें कमीशन जहां पर भी आएगा रेट कितना? 5%। लिमिट कितनी? 15,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? जी के बाद आ गया हो एच। एच क्या था? हलाल कर रहे हो आप, बताओ बकरा हलाल होगा, कौन सा था? याद नहीं आ रहा। ब्रोकरेज और कमीशन, है ना? जब प्रॉपर्टी डीलर पे आप जा करके बात करते हो वो ब्रोकरेज और कमीशन लेता है, वो आपका एच में आएगा। याद आया? आई बताओ, आई किसका था? रेंट का। रेंट में कितने रेट थे? दो रेट थे, कौन कौन से? एक था 2% और एक 10%। 2% किस में था? प्लांट मशीनरी और, प्लांट मशीनरी और किस में? इक्विपमेंट में। और 10% किस में था? लैंड में, बिल्डिंग में और फर्नीचर में। ये हमने बात करी थी। अगर आपको याद होगा जब मैं आपको 194 आई पढ़ा रहा था, एक तो इसमें ये आया था कि 2,40,000 होना चाहिए एग्रीगेट में। अगर दो जॉइंट ओनर है या को ओनर है तो हर एक की लिमिट अलग अलग देखी जाएगी। और एक बात हमने यहाँ और पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो 194 आई में नहीं आएगी, वो 194 सी में जाएगी। याद है? जैसे आपका लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस जो एयरपोर्ट कंपनी देती है एयरपोर्ट अथॉरिटी को, ऐसी एक दो चीजें थी। एक अगर आपको ध्यान होगा, आपने वो भी पढ़ा था इसमें कि 194 आई में 2% का रेट लगेगा अगर आपने अपने घर के ऊपर मोबाइल टावर लगवा रखा है तो। याद आ रही चीजें? 194 आई के बाद अगला बताओ। 194 जे, सॉरी आई के बाद तो और भी तो है। हाँ, आई ए है, आई बी है, आई सी है। पहले आई ए बताओ। इमूवेबल एसेट को परचेज करा, रेट क्या? 1%। कब लगता है? जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन 50 लाख तक ना हो, उससे ज्यादा हो। 50 लाख तक है तो एग्जेम्पशन होती है, आपको पता है। अच्छा, किस पे लगाओगे? अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 60 लाख और एक्चुअल कंसिडरेशन है 58 लाख, किस पे लगाओगे? 60 पे, विच एवर इज हायर। गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स चाहिए। आई बी बताओ, आई बी। रेंट, कौन सा रेंट? इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट। इसकी लिमिट कितनी है महीने की? अगर आपको ध्यान हो, महीने की लिमिट है 50,000 महीने की लिमिट है। ये सही में किसी को याद नहीं है? सब मेरे को ऐसे देख रहे हो, पता नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यार। मतलब लिटरली याद नहीं है या थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? जेनुअनली बताना मेरे को। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? हाँ, आई बी बताओ। 50,000 था, और अगर आपको याद हो जो लास्ट महीने का रेंट होगा उसमें से आप टीडीएस काटोगे, ये वाली बात याद है? अच्छा, एक बात बताना, रेट कितना था? कुछ भी याद आ रहा हो? 5% का रेट था, बिल्कुल सही। और अगर पैन फर्निश नहीं हुआ 20%, मैंने बताया था 4 गुना हो जाएगा। लेकिन ये दोनों रेट तो है ही है, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो लास्ट महीने का रेंट होगा उतना ही मैक्सिमम जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, आई सी। आई सी, ऐसे सोचो, रेंट की बात कर ली, घर के खरीदने की बात कर ली, ठीक है, आई बी की भी बात हो गई। और आई बी में अगर आपको याद हो, इसमें आपके रेंट में भी वो लोग आते थे जो 194 आई में नॉर्मल में नहीं थे, है ना? आई सी में क्या आएगा? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जब बिल्डर और आप मिलकर के घर बना रहे हो, उसमें जो भी पैसों की पेमेंट हो रही है उस पर टीडीएस लगेगा, कितना? नहीं याद? 10%। भाई मेरे को भी ऐसे याद नहीं है, बार बार आप करोगे तो अपने आप चीजें याद होती जाएंगी, करना पड़ेगा। इसका कोई और चॉइस नहीं है। अगर आपने टीडीएस में सेक्शन छोड़े, मान के चलो आधा नंबर आपका गया। आधा नंबर मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आधे मार्क्स गए आपके। ठीक है। और वैसे बताऊं तो टैक्स का सबसे आसान चैप्टर ही है आपका। एक बात बताओ, उसमें करना क्या है? आपको रट्टा लगाना है, क्वेश्चन आया आपको रेट लिखना है, खत्म। कोई टेक्निकलिटी नहीं है। जितनी आपने पीजीबीबी में चीजें पढ़ी या जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस में देखा, इतने छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ है? अगर आपको पता है आपका क्वेश्चन पूरा सही है, आपको नहीं पता तो फिर पूरा गलत है, आप उसमें तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि तुक्का लगाने के चांसेस यहाँ बहुत कम है। रेट इतने सारे हैं, कितने तुक्के लगा लोगे, है ना? अच्छा, आईसी हो गया, जॉइंट डेवलपमेंट। आई के बाद आ गया हो, अगला बताओ। 194 जे। जे किस बारे में बात करता है? प्रोफेशनल फीस, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, और कॉल सेंटर की बात करता था, और रॉयल्टी की बात करता था, डायरेक्टर की सिटिंग फीस की बात करता था, ये सब बातें करता था। और कुछ बच गया इसमें? बताओ। यहाँ तक कि चलो चीजें समझ आती है। 194 जे में रेट कौन कौन से हैं? एक है 2% और अगला, अगला बताओ। 2% और 10%। 2% तीन धंधों के लिए था, कौन कौन से? कॉल सेंटर, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, और फिल्म्स के लिए सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स ऑफ रॉयल्टी। 10% बाकी सबके लिए था। सब में लिमिट कितनी थी? 30,000 की लिमिट, हर एक पे अलग अलग थी। डायरेक्टर पे कुछ थी, अगर मैं डायरेक्टर को 10,000 की पेमेंट कर रहा हूँ तो भी टीडीएस कटेगा। कितना टीडीएस कटेगा? 10% का टीडीएस उसमें कटेगा। यहाँ तक की कोई दिक्कत? ठीक है। ये हमारा 194 जे हो गया। जे में भी हमारे एक दो पॉइंट अलग थे। अब जे के बाद आ गया हो 194 के। बताओ 194 के में क्या था? 194 के में क्या था, अगर याद आ रहा हो? के से याद करवाया था, के फॉर केवाईसी।
किसका केवाईसी? यूटीआई और म्यूचुअल फंड के आपको जब यूनिट मिलते हैं उस पर लिमिट कितनी, अगर लिमिट याद आ रही हो 5,000 की लिमिट है यहाँ पे, है ना? और कोई एक बार चेक करना, 194 के पे लिमिट 5,000 की है, 5,000 की है ना, ठीक है। 194 के हो गया, के बाद आ गया एल होता है या एल ए होता है? एल ए किसकी बात करता था? गवर्नमेंट कह रही है ला अपनी कंपनसेशन मेरे को दे, है ना? तो कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ कौन सी लैंड, एग्रीकल्चर या अर्बन लैंड? अर्बन लैंड। एग्रीकल्चर इसमें नहीं आएगी क्या? इसमें भी कोई एग्जामेशन थी आपकी? 2.5 लाख तक की लिमिट थी, 2.5 लाख के ऊपर होगा तो आपका टीडीएस कटेगा। एल ए हो गया, एल ए के बाद मैंने आपको छुड़वा रखे थे एल बी एल सी एल डी, जो हम आज कर लेंगे, इनकी बात छोड़ो। एल के बाद आ गया 194 एम, किसके बारे में बात करता है? मदर ऑफ ऑल सेक्शन। इसमें कौन कौन से आते थे? सी एच जे। सी एच जे में जो मोहनलाल वाली कैटेगरी में लोग थे, जो छोटे लोग थे, उनकी बात यहाँ पे करी गई थी। एम के बाद आ गया हो एन। एन मतलब आपसे कैश मांगा, नहीं दूंगा, कौन सा था? कैश विड्रॉल का। जब 1 करोड़ से ऊपर की बात हो तब कितना कटेगा टीडीएस? कितना कटेगा बताओ? 1 करोड़ से ऊपर होगा तो 2% का कटेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, अगर मैंने यहाँ पर 1.5 करोड़ निकाला तो टीडीएस किस पे आएगा? 50 लाख पे। अभी तक पहला सेक्शन ऐसा जो एक्सेस पे बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर पैन फर्निश नहीं होगा तो अब बताना। नहीं, 30 नहीं है, याद करो। एक मैंने बताया था 20 लाख से 1 करोड़ 2% लगेगा, 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर 5%, ठीक है। यहाँ तक क्यों कोई दिक्कत तो नहीं? एन हो गया। एन के बाद आ गया ओ। ओ किस बारे में बात करता है बताओ? ई कॉमर्स ऑपरेटर। किसको पेमेंट कर रहा है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। अच्छा अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ने टोटल मिला करके 5 लाख तक का सामान बेचा, टीडीएस आएगा? नहीं आएगा, उसके ऊपर होगा तो आएगा। ओ हो गया। ओ के बाद आ गया हो पी। पी किस बारे में बात करता है? याद आ करो। पूजनीय लोग कौन से? स्पेसिफाई सीनियर सिटीजन। स्पेसिफाई सीनियर सिटीजन कौन होते थे? जिनकी एज कितनी हो? 75, एटलीस्ट 75 एज हो उनकी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको एक बात मैंने बताई थी, अगर आपको याद आ रही हो, एक ही बैंक से उसकी पेंशन इनकम होनी चाहिए और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा था। अच्छा टीडीएस का रेट कितना? रेट इन फोर्स, जो रेट चल रहा होगा वो। और इसमें क्या सीनियर सिटीजन को अलग से आईटीआर भरने की जरूरत है? नहीं। क्यों? अगर उनकी यही दो इनकम होगी जब भी यहाँ पर आएंगे, और वो भी एक ही बैंक से होनी चाहिए। आपने पी भी पढ़ लिया, क्यों बताओ? परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स में हमने पढ़ा था क्यों लग रहा है टीडीएस, क्यों लग रहा है। अच्छा टीडीएस कौन लगाएगा, बायर या सेलर? सेलर। बहुत ही बढ़िया, बायर। हमेशा ही बायर लगाता ना, जो पेमेंट कर रहा है वो लगाएगा। अच्छा बायर के लिए हमने एक वो पढ़ी थी, क्या कहते हैं, लिमिट पढ़ी थी कि अगर उससे ऊपर होगा तभी बायर लगाएगा टीडीएस। कितनी लिमिट थी बताओ, और किस चीज की लिमिट थी? हाँ। 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ तो मैं मोहनलाल बोल देता। 1 करोड़ नहीं है, 10 करोड़, है ना? प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? मोर देन 10 करोड़, ठीक है। ये बात है। और कितना कटेगा टीडीएस, अगर याद आ रहा हो तो? टीडीएस कितना कटेगा? 0.1%। जिसने बोला सही बोला। और पेन अगर नहीं हुआ तो? पेन नहीं हुआ तो 5% का टीडीएस यहाँ पर है। ये सारी बातें हमारी हुई। क्यू के बाद एक लास्ट आता है आर। आर हमने क्या पढ़ा था बताओ? गिफ्ट और परगुजेट्स आपको मिल रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, आपका 10% का टीडीएस कटेगा। अगर कोई गिफ्ट इन काइंड है तो पहले वो जमा करवा दो, टीडीएस जमा करवा दो, जब आपके पास आएगा। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 15-18 सेक्शन तो हमने कर लिए होंगे। अब बताओ इस पर कॉन्फिडेंस आ रहा है? जिसने घर में पढ़ रखा है उसे पक्का कॉन्फिडेंस आ रहा होगा मेरे साथ साथ, जिसने नहीं पढ़ रखा उसे लग रहा होगा पता नहीं क्या बकवास कर रहा है बंदा, ये हो रहा होगा। अब बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसके सेक्शन याद करने जरूरी हैं भाई, इसके सेक्शन अच्छे से याद करके जाना। अगर आपके पेपर में नहीं भी आया ना, आगे जाके जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे आपको अपने आप पता चल जाएगा क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सेक्शन। अब चलते हैं आगे, आओ। अब करेंगे आगे की बात। अभी आपकी बीच में 3-4 दिन की छुट्टी आ रही है ना, ट्राई करो टीडीएस को अपना हाथ पे ले लो, बिल्कुल टीडीएस से कुछ मत छोड़ना। पहले 195 सेक्शन करते हैं, आ जाओ। पहले 195 सेक्शन करते हैं, है ना? और 194 एस भी बचा हुआ है आपका, 2 सेक्शन बचे हुए हैं। आर के बाद एस भी था, ये करते हैं पहले, फिर ऊपर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले एस करवाता हूँ। एस देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। कोई एग्जांपल बताओगे वर्चुअल डिजिटल एसेट का? वर्चुअल डिजिटल एसेट, बिटकॉइन और हम्म, क्या? एनईएफटी और वर्चुअल डिजिटल एसेट। बिटकॉइन के बारे में कितने लोगों को पता है जनरली कि होते क्या है, कैसे होते, पता है? कभी ट्रेड करा बिटकॉइन में? मेरा पैसा ही नहीं है। नहीं, ट्रेड करके देखा देखा करो कभी, ज़्यादा नहीं, अमाउंट 100-200 इतने रुपए इसमें लगा के देखो, आपको चीज़ें पता चलेगी।
मेनली ये सेक्शन बनाया था बिटकॉइन के लिए। आज से मेरे ख्याल से 1 साल पहले तक भी वर्चुअल डिजिटल एसेट पे कोई सेक्शन नहीं था, बाद में लेकर आए क्योंकि उस पर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ चुकी थी। अब समझना इसमें क्या बोला, कोई भी बायर किसी भी रेसिडेंट पर्सन को कोई भी पेमेंट कर रहा है तो कंसीडरेशन का 1% आप टीडीएस काटोगे। लेकिन एग्जामेशन क्या दी, अगर आप मोहनलाल हो, मोहनलाल मतलब अगर आप छोटे लोग हो तो 50,000 तक की कोई भी ट्रांजेक्शन करो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। इसीलिए जब हम लोग कोई भी बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं हम लोग किसी का कोई टीडीएस नहीं काटते, क्योंकि आप जनरली 50,000 तक लगाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मोहनलाल नहीं हो, अदर पर्सन हो, आप 10,000 की भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, 10,000 से ऊपर जाते ही खत्म, आपको टीडीएस लगाना पड़ेगा। यहाँ तक की बात ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पे रेट एक है, एग्जामिशन दो है, एग्जामिशन दो है, ध्यान रखना है इस बात, ठीक है। छोटा सा सेक्शन है, खत्म होता है यहाँ पे। चांसेस बहुत कम है कि पेपर में आए, लेकिन पढ़ के जाना क्योंकि नया सेक्शन है। अगर आएगा तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा इस पे, वो बस यही बोलेगा कि बंदा मोहनलाल की कैटेगरी में है या नहीं है। पेपर में मोहनलाल यूज नहीं करेगा, वो मैंने तुम लोगों के लिए बताया। कहीं सोचो मोहनलाल की जगह कुछ और लिखा आ रहा, भाई ये क्या आ गया, ऐसे काम मत करके आना भाई। और 1% टोटल कंसिडरेशन का, ठीक है। आगे देखो 195, 195 सेक्शन देखना। यहां से हम जो भी सेक्शन पढ़ेंगे वो सारे के सारे सेक्शन आपके नॉन रेसिडेंट के हैं, चाहे आपका एल बी, एल सी, एल डी और 195, ये 4 सेक्शन आपके सारे के सारे नॉन रेसिडेंट के हैं। अब समझना इसमें क्या है। सबसे पहला देखो कितना नॉर्मल सा सेक्शन बना रखा है 195, एनी सम पेबल टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। अगर इसकी फुल फॉर्म लिख लिया, लिख लेना, एनआर का मतलब नॉन रेसिडेंट है, एफसी का मतलब फॉरेन कंपनी है। आपने नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को कोई भी पेमेंट करी और वो ऊपर के किसी भी सेक्शन में अगर नहीं आ रही है तो वो यहाँ आएगी। आप टीडीएस कितना काटोगे, जितना रेट इन फोर्स मतलब जितना रेट चल रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका स्लैब रेट चल रहा है 2.5 लाख वाला, आप वो वाला काटोगे। कोई और चल रहा होगा तो उस हिसाब से आप टीडीएस डिडक्ट करोगे, सिंपल सी बात। सरचार्ज आएगा, आएगा अगर लिमिट से ऊपर जा रहा हो तो। एचईसी आएगा, एचईसी पक्का आएगा, हमेशा आएगा 4% का, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ कोई ऐसा बच्चा जिसको सरचार्ज के बारे में नहीं पता कि सरचार्ज क्या होता है, कोई ऐसा है तो बता दो, मैं बता दूंगा अभी। यह सबको पता है कि सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, जब आप टैक्स के ऊपर और टैक्स लगाते हो उन लोगों के लिए जो अमीर लोग हैं, ठीक है। तो इस पर लिमिट क्या है, अगर आपकी टोटल इनकम, ध्यान देना ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा, टोटल इनकम जो कि डिडक्शन के बाद की इनकम होती है, अगर ये आपकी 50 लाख तक है तो कोई भी आपका सरचार्ज नहीं आएगा। अगर ये 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़ है तो आपका सरचार्ज का रेट है 10%, ठीक है। 1 करोड़ से ऊपर जाओगे कहाँ तक, 2 करोड़ तक, कितना है 15%। इसको भले नोट मत करना, ये आपका चैप्टर 1 में है नोटेड, मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। अच्छा 2 करोड़ से ज्यादा कहाँ तक, 5 करोड़ तक, कितना 25, और 5 से ऊपर जो भी होगा 37। आपको याद कैसे करना है, याद करने का तरीका बताता हूँ। पहले रेट याद करो, 10, 15, 25 और इसके बाद 37। बस 37 ही ऐसा है जो थोड़ा सा यूनिक है, बाकी 10, 15, 25 तो आपको याद रहेंगे। यहाँ कैसे याद रखोगे, 50 लाख, 1 से 2 करोड़, 2 से 5 करोड़, 5 से ऊपर, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। और ये लगता है किस पे, पहले आप पूरा टैक्स निकाल लो। मान लो आपका टैक्स आया 2 लाख का, टैक्स बता रहा हूं मैं, बिना एचईसी के, पहले टैक्स निकालो। इस पे लगेगा सरचार्ज, जैसे सरचार्ज का रेट है मान लो 15%, तो आप 15% इस पे लगाओगे, ये सरचार्ज का रेट आएगा। फिर जो अमाउंट आएगा उस पर 4% का आपका एचईसी आएगा। इस तरीके से हमारा काम होता है। लास्ट में जाके मैं राउंड ऑफ करता हूँ, राउंड ऑफ कभी भी बीच में नहीं करना, चाहे मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन हो, चाहे किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन हो, आपको कभी भी नहीं करना, ठीक है। एक और बात इसी पॉइंट से रिलेटेड मेरे को याद आई, मैंने डेफिशिएंसी की क्लास डाली थी, तुम लोगों ने देखी, रिबेट और डेफिशिएंसी की। मैंने टेलीग्राम पे क्लास डाली थी अलग से रिबेट और डेफिशिएंसी की, देखी थी वो क्लास भव्या? वही वाली क्लास बता रहा हूँ, वो देखी थी? हाँ, जो सीए वाली क्लास थी, सीए की एक क्लास डाली है मैंने। जिन बच्चों को रिबेट डेफिशिएंसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो टेलीग्राम पे डली हुई है, वहां से देख लो। जिसको देखनी है भले आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं क्लास भेज दूंगा वो, लेकिन वो देख के खत्म कर देना अपनी क्लास, ठीक है। वो टॉपिक आपका बिल्कुल सेम है जो सीए वालों का है, तो इसीलिए मैंने वही डाल दी थी। डेफिशिएंसी और रिबेट में बंदों को बहुत कंफ्यूजन होती है, वो देख के खत्म कर देना। मेरे को चांसेस लग रहे हैं डेफिशिएंसी पे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन रिबेट पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो वापसी आते हैं टीडीएस पे, है ना। ये वाला तो छोटा सा सेक्शन था, 195 तो हमारा यहीं खत्म हो गया। अब 195 के ऊपर देखते हैं, 195 हो गया, ठीक है। एडिशनल पॉइंट हम सारे बाद में पढ़ेंगे, एडिशनल पॉइंट मैं आपको सारे बाद में पढ़ाऊंगा। अब पहले ऊपर आ जाओ एल ए पे, 194 एल ए वाले सेक्शन पे आ जाओ, ठीक है। एल ए तो हमारा हो चुका था, एल बी से करना है हमारे को। सबसे पहले ना हम तीनों सेक्शन पढ़ेंगे, मैं आपको याद करवा दूंगा, एल बी, एल सी, एल डी, ठीक है, याद हो जाएंगे। पहले पढ़ लो तीनों है क्या। ये कह रहा है इंटरेस्ट लगेगा किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में। ध्यान रखना एल बी, एल सी, एल डी में तीनों केस में आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पे कोई भी बंदा वो नहीं है जो रेसिडेंट हो, क्योंकि एक बात सोचो, अगर ये बंदा रेसिडेंट होता तो आप इसको किस में लेते,
इस वाली ट्रांजैक्शन को इंटरेस्ट ऑन इंफ्रा डेट फंड आप इसको कौन से सेक्शन में लेते हैं अगर वो बंदा रेसिडेंट होता तो? ए कौन सा? 192 ए, 194 ए? सोच के में नहीं, इंफ्रा डेट फंड है ना, और उसका इंटरेस्ट है। म्यूचुअल फंड ऐसा कहीं स्पेसिफिकली नहीं लिखा, म्यूचुअल फंड हो भी सकता है नहीं भी, जनरली किस में लेओगे? आईसी? नहीं, आईसी तो आपका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का है, उसमें तो वैसे भी नहीं आएगा। किसमें? सेक्शन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का कौन सा सेक्शन है? 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 ए है आपका इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। किस में आएगा, क्या लग रहा है, सोच के बताओ। आएगा इन दोनों में से किसी एक में, आगे बताओ। ए में आएगा। और इसको सिक्योरिटी में काउंट करोगे इंफ्रा डेट फंड को या नहीं करोगे? बताओ, सिक्योरिटीज में काउंट होगा या नहीं होगा? ये सिक्योरिटी का ही पार्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, रीजन बताता हूँ। जो डेट फंड होते हैं उसमें भी तो आपके छोटे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स ही हैं, है ना। 194 ए में आपकी कैसी चीजें आती है, जैसे एफडी है, आरडी है, ये मेरे को पक्का पता है ये नहीं हो सकती सिक्योरिटी, लोन है, सिक्योरिटी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना, पेपर में नहीं घुमाएगा वो इतना, बट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये छोटी बहुत चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या? कौन सा वाला? के में कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ अगर वो उसके आगे लिख दे कि स्पेसिफिकली कि म्यूचुअल फंड से हमारे को मिला है, सिर्फ हम जब लेंगे के में, अदरवाइज नहीं लेंगे। नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि डेट फंड की जो सिक्योरिटीज है ना, हम उनको काउंट करेंगे नॉर्मल सिक्योरिटीज की तरह ही है, ठीक है ना। इसलिए अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि नहीं इसको म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट करो, फिर के में डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है कैसी सर्कमस्टांसेस होगी, ठीक है। अच्छा, अब समझना यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को पेमेंट करी, कितना लगेगा? 5%, साथ में कोई सरचार्ज होगा वो भी लगेगा, सेस तो कंपलसरी है ही 4% का। क्या कोई एग्जामेशन है? कोई एग्जामेशन नहीं है। ध्यान क्या रखना है, इंफ्रा डेट फंड पे इंटरेस्ट है, ठीक है, इंफ्रा डेट फंड पे। आगे आ जाओ, एलसी, छोटे छोटे से सेक्शन है, एलसी देखना अब। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग मेड बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, इंडिया की किसी कंपनी ने या बिजनेस ट्रस्ट ने बाहर से कोई बोरोइंग ली, किस टर्म्स में ली? फॉरेन करेंसी में ली, जैसे डॉलर की टर्म्स में आपने बोरोइंग ली, ठीक है, उस पर आपका इंटरेस्ट जा रहा है। किसको इंटरेस्ट जा रहा है? नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी, क्योंकि बाहर से ली है ना ऑब्वियसली, किसी कंपनी से ली होगी या किसी इंडिविजुअल से ली होगी। कितना रेट? 5%, जो आपने ऊपर पढ़ा। सरचार्ज और सेस तो साथ में है ही है, सही बात है, लेकिन इसमें ना एक एडिशनल पॉइंट है, ये ध्यान से देखना। सेक्शन 206 ए नॉट एप्लीकेबल, ये अभी हम पढ़ेंगे। 206 ए किस बारे में बात करता है? पैन अगर फर्निश हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ लिखा है अगर पैन फर्निश नहीं भी होगा ना तो भी रेट 5%, आप ज्यादा रेट ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो भी आपका रेट यहाँ पे 5% ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना। इस सिर्फ एक ये इकलौता सेक्शन ऐसा है जहाँ पे ये बात डाली गई है कि 5% आपका पैन के साथ भी है और पैन के बिना भी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत या यहाँ तक क्लियर है सब? यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। लास्ट देखो, एल डी बात करता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसकी भले आप फुल फॉर्म नहीं भी लिखो, फुल फॉर्म नीचे दे रखी है, आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, पहले इन दोनों में फर्क बताओगे क्या होता है? बाकी बातें तो बाद में करेंगे, पहले बताओ एफ आई आई और क्यू एफ आई में फर्क क्या है? बच्चा कहता फुल फॉर्म का फर्क है, और कोई फर्क जो तुम लोगों को लग रहा हो? ये सीए वाले बच्चे ने बोला था फुल फॉर्म का फर्क है, और कोई फर्क जो तुम्हें लग रहा हो? या सेम है दोनों चीजें? सर सेम है, नाम अलग अलग है, एक घर का नाम एक बाहर का नाम। बताओ क्या? अच्छा, ये भाई कह रहा है क्वालिफाई है अनक्वालिफाइड है। ये आपका क्वालिफाइड सीएस है, ये ऐसे लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं बने नहीं, क्वालिफाई नहीं हुआ है। और कोई? हाँ देखो, मेन फर्क है इसके ना, यहाँ पढ़ना, ये इंस्टीट्यूशनल है, ये फॉरेन इन्वेस्टर आपके इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये कोई बॉडी बनी हुई है जो पैसा लगा रही है बाहर की, ठीक है। यहाँ पे कोई बाहर का ऐसा भी बंदा हो सकता है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा है और उसने सर्टिफिकेट ले रखा है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर का। जरूरी नहीं है कि वो कोई एसोसिएशन होगी, ठीक है। दोनों में से कोई भी आएगा, आपको तो पता है ट्रीटमेंट एक ही करना है, ठीक है। अब जरा समझना इसका ट्रीटमेंट है क्या, एक सेकंड, हाँ इसका ट्रीटमेंट है क्या। पहली बात, कोई भी बंदा पेयर हो, किस और पेई कौन है? ये लोग, मतलब आप इन लोगों को कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने इन लोगों से कोई लोन ले रखा है या आपने इनको कोई डिबेंचर इशू कर रखे है जिसपे आप इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हो। यहाँ तक की बात ठीक है। अब समझना, 5% का रेट है,
साथ में सरचार्ज सेस, वो तो बात ठीक है। एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इन इस पॉइंट को और ध्यान से पढ़ लो, एडिशनल पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी। ये क्यों लिखा? जो हम ऊपर इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्ट किस चीज का है? तो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ठीक है, आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्हें दे रखी है, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो। ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने सुनी होगी। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी है। जो बॉन्ड्स और डेट है सारे के सारे डिवेंचर जैसे होते हैं। डिवेंचर का मतलब क्या होता है? मैंने किसी को डिवेंचर इशू करे, आज मैंने उससे पैसा ले लिया, मैं बाद में उसे हर थोड़े थोड़े टाइम पे इंटरेस्ट देते जा रहा हूँ, लास्ट में मैं उसे रिडीम करके बाकी पूरा पैसा दे दूंगा। तो लोन लेना ही तो हो गया ना ये। तो ये बोला है कि इंटरेस्ट किस पॉइंट से रिलेटेड है, बताओ, क्लियर हुआ? अब देखना, जो ये फॉरेन वाले हैं ये कितने आसान सेक्शन है आपके। आपको बस ये ध्यान रखना है, आप पेमेंट कर रहे हो नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को पहले दो सेक्शन में, लास्ट में आप पेमेंट कर रहे हो QFI और FII को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। ठीक है, तीनों के लिए रेट कितना? 5%। अगर पैन नहीं भी है तो भी 5% ही है, कुछ है नहीं। सरचार्ज अगर होगा तो लगेगा, और नहीं तो 4% साथ में सेस लगेगा। 4% का मतलब बेटा ये नहीं है कि आप सीधा 9% बोलो, 9% मत बोलना। ये 5 और 4% तो इसी 5 का है, तो वो मेरे ख्याल कुछ 5.2% समथिंग बनेगा। यहाँ तक की बात ठीक है। सबसे पहला सेक्शन हमारा LB, फिर LC, फिर LD। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपना इंफ्रा डेवलप करो। इस तरीके से याद रखना, पहले इंफ्रा डेवलप करो, तो इंफ्रा डेट फंड आया। ठीक है, इंफ्रा अच्छा बन गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा? जो कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, जो बिजनेस ट्रस्ट है, वो बाहर वाले लोगों से लोन लेगी। वो वाली बात हो गई, पहले इंफ्रा डेवलप हुआ, फिर कंपनी ने लोन लिया। लास्ट में बहुत बड़े बड़े लोग आ गए, हमने बहुत बड़े बड़े लोगों से सिक्योरिटी ले रखी है कुछ, जिसपे हम उसे इंटरेस्ट दे रहे हैं। जो कौन है? आपके QFI और FII। बताओ, याद हुआ? ठीक है, ये 3 सेक्शन आपको साथ में याद करने हैं। यहाँ आकर के आपके TDS के सारे सेक्शन खत्म हुए। हमने 194R तक रिवीजन कर ली थी ऑलरेडी। एस किससे रिलेटेड? वर्चुअल डिजिटल एसेट। एस खाली एक ऐसा है जो आपको अपने आप से याद रखना पड़ेगा। ऐसे ध्यान रखना, जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो कोई ना कोई ऐसा सेक्शन होगा जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, जो पहले नहीं था। तो कौन सा? वर्चुअल डिजिटल एसेट का। उसमें आपकी 2 लिमिट है ना? किसके लिए? मोहनलाल के लिए अलग, अदर पर्सन के लिए अलग। यहाँ तक की बात ठीक है। ये कौन सा था? 194S। उसके बाद हमने 4 सेक्शन पढ़े, 195 पढ़ा, LB, LC, LD पढ़ा, 194 का। पहले 195 बताओ। जो नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को कोई भी पेमेंट कर रहे हो जो ऊपर के किसी सेक्शन में नहीं आ रही है, सही बात है। LB, LC, LD। LB किसका था? इंफ्रा डेट फंड। सबसे पहले इंफ्रा बनाओ। LC किसका? कंपनी है, बाहर के लोगों से लोन लेगी कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट। और लास्ट किसका? QFI और FII। सबसे लास्ट में बहुत बड़े लोग आएंगे, सबसे ज्यादा बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। ठीक है ना? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आप किसी का नाम, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल नहीं, सॉरी, क्वालिफाइड, इस वाले में आप किसी का एग्जांपल बता सकते हो मेरे को? इसकी हमने नीचे फुल फॉर्म पढ़ी थी ना, कहाँ गया? ये रहा, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर में किसी का एग्जांपल बता सकते हो? सुना होगा नाम। समझ नहीं आया मेरे को। हाँ ठीक है, और सही है। वॉरेन बफे बोल सकते हो, ऐसे नाम आप इसमें बोल सकते हो, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी हर कंपनी में 10 से 15% की शेयर होल्डिंग होती है जनरली। जो चाहें तो डिसीजन ले सकते हैं अपने आप से। समझ आ गया? यहाँ आपका TDS पूरा खत्म। TDS में कोई डाउट? अब जो इसके बाद पॉइंट्स बचे ना, वो तो बहुत बेकार बेकार से पॉइंट है, पर हाँ पढ़ने हैं हमारे को। देखो जी, अब यहाँ से चलते हैं 195 के बाद जो एडिशनल पॉइंट है, आप निकाल लो। ये कौन सा पेज है आपका? 285। 285 पे आ जाओ एक बार। 285 पे आ जाओ। ठीक है, देखो, एडिशनल पॉइंट, TDS ओनली इफ सच सम इज टैक्सेबल इन इंडिया। ये किसके लिए बात करी गई है? ये उन्हीं लोगों के लिए बात करी गई है जो आपने 195 में अभी पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ TDS जब लगेगा अगर वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। सीधी सी बात है ना, जब इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है तो TDS किस बात का लगाना? आगे, पेमेंट टू ओवरसीज एजेंट फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। कोई TDS नहीं आएगा, समझना। बाहर एक बंदा बैठा है, मिस्टर जॉन, जो कि टूर ऑपरेटर है, लोगों के टूर डिजाइन करवाता है। ये बंदा लंदन में बैठा है, इसने कोई सर्विस दी ऑस्ट्रेलिया में। तुम बताओ, इस पे इंडिया पे कोई TDS काटोगे? क्यों TDS काटोगे? बाहर का बंदा है, बाहर कोई सर्विस दे रहा है, इंडिया का कहीं कोई लेना देना नहीं, तो इंडिया पे क्यों TDS कटेगा? ठीक है, अगला, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू नॉन रेसिडेंट पार्टनर। ये आपका 195 में आएगा। क्योंकि एक बात बताओ, नॉन रेसिडेंट के लिए हमने 3-4 सेक्शन पढ़े, लेकिन फर्म कहीं पर इंटरेस्ट दे रही हो, हमने ये बात कहीं नहीं पढ़ी, तो आप उसको कहाँ डालोगे? 195 में। हमने 195 में क्या पढ़ा? जो ऊपर कहीं नहीं आ रहा वो सारा 195 में आएगा। 195 में किसके लिए? नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। रेसिडेंट वाले लोगों के लिए नहीं है, मत लगा के आना। गलती करते हैं लोग, लोगों को क्या लगता है 195 में वो है जहाँ कोई नहीं आ रहा ऊपर, वो सारे 195 में आएंगे। ऐसा नहीं है, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी वाले केस में ऐसा है। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद देखो,
person responsible for paying sum to non-resident या foreign company whether taxable or not shall require to furnish the information relating to such sum। आप बाहर के बंदे को कोई भी पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो इंडिया में टैक्सेबल हो नहीं हो, आपको आरबीआई को एक डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ फॉर्म वगैरह भर के देने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल फालतू पॉइंट है, आज पढ़ लो, बाद में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला देखो, इफ टीडीएस इज डिडक्टेड इन एक्सेस ऑफ रेट गिवन इन डीटीडब्ल्यूए नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी कैन क्लेम द रिफंड ऑफ एक्सेस टीडीएस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताता हूँ। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोगों की नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, समझना। एक आपका ना डीटीडब्ल्यूए होता है, डीटीडब्ल्यूए की फुल फॉर्म पता है किसी को? मैंने बहुत बार बताई है क्लास में, अगर पता हो, कभी सुनी हो। डीटीडब्ल्यूए की फुल फॉर्म लिखो पहले, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, लिख लिया? अब देखो, डीटीडब्ल्यूए के बारे में बताता हूँ, डीटीडब्ल्यूए क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। तुम में से कितने लोग रॉक को जानते हैं? ड्वेन द रॉक जॉनसन, नाम तो सुना होगा शायद, नहीं सुना? पक्का ना सुना है ना? अच्छा अच्छा, इसका नाम नहीं सुना हो, इस भाई का नाम तो पक्का सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप। इसका नाम नहीं सुना तो तुम गधे हो फिर, है ना? अब सुनना, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, इसने बाहर कोई इनकम कमाई, बाहर उस पर टैक्स दे दिया। इंडिया से कुछ इनकम कमाई, इंडिया पे टैक्स दे दिया। अब समझना, इस भाई की कोई प्रॉपर्टी है लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर में प्रॉपर्टी है, उस पर रेंट खा रहा है, इंडिया में टैक्स देके जाएगा? बिल्कुल टैक्स देके जाएगा। मैं कह रहा हूं अभी ये एट प्रेजेंट ये जहां पर भी रह रहा है, मान के चलते हैं 1% ये ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, नहीं भी रह रहा हो, हम सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मान रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। मैं आपको कह रहा हूं इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का डीटीडब्ल्यूए हो रखा है। डीटीडब्ल्यूए का मतलब डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने का एग्रीमेंट, डीटीडब्ल्यूए इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, अगर वहां का कोई बंदा यहां से कोई इनकम कमा रहा है तो इंडिया वाले लोग उसे क्या कहेंगे, भैया तुमने इंडिया में इनकम कमाई है, हमें इस पर टैक्स देके जाओ। सही बात है। मान लो इसने इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया 1 लाख रुपए का, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात बताना, ये रेसिडेंट है ऑस्ट्रेलिया का, और अगर आप लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस पता हो, नहीं भी पता हो तो भी एक बात बताना, आप जिस कंट्री के रेसिडेंट हो उस कंट्री में तो आप पूरी वर्ल्ड की इनकम का टैक्स देते हो ना, अगर हम वहां के रेसिडेंट हो तो। ऑस्ट्रेलिया वाले ने बोला हमें नहीं मतलब तुम इंडिया में जाके कुछ कमा के आया नहीं कमा के आया, हमारे को तो पूरे वर्ल्ड की आपकी जो भी इनकम है उस पर टैक्स देना। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की इनकम पे मान के चलो, पहले इसका जो टैक्स बन रहा है वो डॉलर में बन रहा था, पर मैं रुपये में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि 5 लाख का इसका टैक्स बना। अब ट्रंप को आया गुस्सा, ट्रंप कह रहा 1 लाख का मैंने इंडिया में टैक्स दिया, 5 लाख का तुम टैक्स में से यहाँ ले रहे हो, टोटल 6 लाख हो गया। ऐसे थोड़ी ना, 1 लाख यहाँ लिया तो यहाँ पे आप 4 लाख लो, 1 लाख तो मैं यहाँ दे चुका हूँ। और यही इसी बात को कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि अब इस भाई को पता है कितना टैक्स देना है, ये 5 लाख देना है। 1 लाख इंडिया गवर्नमेंट को दे चुका, तो इसका क्रेडिट ये वहां की गवर्नमेंट से ले सकता है। लेकिन ये कहाँ कहाँ पे होगा, जब किसी दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होगा, सिर्फ जब। एग्रीमेंट नहीं है तो ये चीज हो ही नहीं सकती। और एट प्रेजेंट इंडिया का मोर देन 80 कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा इंडिया ही टैक्स लेगा, कई बार ऐसा भी है इंडिया का बंदा बाहर जगह कमा रहा है, आपका वहां कोई टैक्स चला गया तो इंडिया की यहाँ की गवर्नमेंट उसको क्रेडिट दे देगी कि आपका वहां टैक्स कटा था ना, तो हम आपको यहाँ पे इस टैक्स का बेनिफिट दे रहे हैं। इसका आपको एक और एग्जाम्पल बता सकता हूँ, अभी मेरे ख्याल से होगा डेढ़, ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया क्या, 1 मिनट रुकना। इसका एक दूसरा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो डीटीडब्ल्यूए से प्रॉपर लिंक नहीं करेगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 2-2.5 महीने की पहले की बात है, मैं ओमान गया था। हमने लास्ट में वहाँ पे क्या करा, जितने भी हमारी करेंसी बच गई थी हमने उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करा। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराने के ऊपर 5% का वैट लगा था। ठीक है, 5% का जो उन्होंने वहाँ से मेरे से वैट लिया, कहने को तो मेरी इनकम पे उन्होंने टैक्स लगाया, है ना, या ये बोलो जो मैंने पैसा कन्वर्ट कराया उस पर टैक्स लगा। जो मैं पैसा कन्वर्ट करा रहा हूँ वो भी तो मेरी कहीं ना कहीं इनकम ही है ना, क्योंकि मैं लेकर तो उसे यहीं आ रहा हूँ, है ना। क्या मेरे को उसका यहाँ बेनिफिट मिलेगा? हाँ जी, मेरे को यहाँ बेनिफिट मिलेगा। जब मैं इस साल की आईटीआर भरूंगा तो उसमें जो भी मेरा यहाँ पर कोई टीडीएस कटा है, कोई वैट कटा है, मैं उसका क्रेडिट यहाँ पे ले सकता हूँ। सेम बात वही है जो आपकी डीटीडब्ल्यूए में, बस ये है कि एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, और जो आप यहाँ पढ़ते हो ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल होते हैं आपके। कंसेप्ट वही है। ठीक है, और ये एग्रीमेंट क्यों लेकर आए होंगे, ये एग्रीमेंट लाने का सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये था कि कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। आपको पता हो नहीं पता हो, इंडिया और पाकिस्तान का भी डीटीडब्ल्यूए है, वो अलग बात है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ रही। ठीक है, ये हुआ खत्म। अब चलें आगे, आओ जी अदर पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग टीडीएस, खत्म करते हैं इसको। देखो, अदर पॉइंट्स रिगार्डिंग टीडीएस, अब ये फालतू के पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूंगा क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, एक ही बार पढ़ना। देखो, सर्टिफिकेट फॉर लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस, अगर आपको ऐसा लगता है
कि जैसे मान के चलो मैं 194 जे में आ रहा हूं और मेरा टीडीएस कटना चाहिए 10% का। ठीक है, मैंने किसी को चार्टेड अकाउंटेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विस दी, मेरा 10% का टीडीएस कटना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरे साल की इनकम अभी कम है या मेरा इतना टीडीएस नहीं कटना चाहिए, तो मैं गवर्नमेंट के पास जाके एक एप्लीकेशन दे सकता हूँ, सर आप मुझे लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट दे दो। लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का मतलब मैं बोलूंगा मेरा 10% की जगह आप 6% का टीडीएस काटो, 4% का टीडीएस काटो। अगर वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया तो आपका उसी सेक्शन में जो टीडीएस कटेगा वो कम रेट से कटेगा। बस इतनी सी बात है। अगर आप बोलोगे मैं आपको अगली क्लास में किसी ना किसी कंपनी का लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट दिखा भी दूंगा, गवर्नमेंट से अप्रूव करा के आपको मिलता है। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो कि 0% है, मेरे को तो कोई टीडीएस ही नहीं कटवाना अपना। लेकिन उसके लिए जब आपसे गवर्नमेंट से आप अप्रूवल मांगते हो तो गवर्नमेंट बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लेती है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, आप अपने सारे अकाउंट दिखाओ, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब चीज़ें देख करके वो बताएंगे लोअर डिडक्शन है या नो डिडक्शन है। ठीक है, आगे देखना, पेई कैन अप्लाई टू एओ टू इशू अ सर्टिफिकेट फॉर नो डिडक्शन या लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। कि जैसे मैं बोल सकता हूँ, एओ कौन होता है, असेसिंग ऑफिसर, मैं असेसिंग ऑफिसर को जाके ये बात बोल सकता हूँ कि लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट मुझे दे दो। ठीक है, क्या नो डिडक्शन का भी बोल सकता हूँ, नो डिडक्शन का भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है कि नो डिडक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, हाँ अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे समझना, इफ इनकम ऑफ पेई इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, पेई कैन गिव सेल्फ डिक्लेरेशन इन फॉर्म 15G 15H। शायद इस फॉर्म के बारे में आपने बैंक में कभी सुना हो, सुना कभी 15G 15H। 15G 15H कौन से फॉर्म होते हैं, जैसे आपने बैंक में अपनी कोई आरडी एफडी करवा रखी है, उस पर आपका टीडीएस कटता है जब आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आप वहां पे जाके बोल सकते हो कि सर मेरे तो जो इंटरेस्ट है बस वही कमाई है और कोई कमाई मेरी नहीं है। आपको एक फॉर्म भर के देना होता है 15G नॉर्मल लोगों के लिए और 15H होता है सीनियर सिटीजन वाले लोगों के लिए, कि मैं ये फॉर्म भर के दे रहा हूँ, मेरी कोई और इनकम नहीं है, आप प्लीज इस पर टीडीएस मत काटो मेरा। ये फॉर्म होता है। ठीक है, सर अगर हमारी इनकम हो क्या हम उसके बाद भी भर सकते हैं? हाँ, फॉर्म भर दो कि मैं अपना टीडीएस खुद देख लूंगा, मैं आईटीआर में अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज करके अपना टैक्स खुद भर दूंगा, आप इस पर कोई टीडीएस मत काटो। ऐसे होते हैं लोग, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं फॉर्म भर के दे देते हैं बैंक में कि मैं खुद देख लूंगा और फिर इनकम टैक्स रिटर्न में भी टैक्स नहीं भरते। ऐसे नालायक लोग भी होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे समझना इसके बाद, फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। लेकिन ये जो 15G 15H है कौन कौन से सेक्शन पर लगेगा? बस इन सेक्शन पे। सर क्या हमारे को याद करना है? याद नहीं करना, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना। वैसे ही इतना सब कुछ याद करने को है, कितना याद करोगे, है ना? ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ के देख लेना कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जहां पर आप ये फॉर्म दे सकते हो। असेसी इन डिफॉल्ट कैसे बोलोगे? इफ असेसी फेल टू डिडक्ट टीडीएस और आफ्टर डिडक्शन फेल टू पे टीडीएस टू द गवर्नमेंट, असेसी कोड असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। आपने टीडीएस काटा ही नहीं, काटा या जमा नहीं करवाया, दोनों केसेस में। और अगर आपको पता हो, जिन लोगों ने मेरे साथ पीजीबीपी पढ़ा है, अगर आप बाहर किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, आपने टीडीएस नहीं काटा या जमा नहीं करवाया, 100% खर्चा डिसअलाउ होता था। याद है रेसिडेंट में कितना होता था? रेसिडेंट पे, हाँ, तो क्या मार रहे हो सब, बताओ, किसी को नहीं पता रेसिडेंट में कितना होता था? 20 नहीं, 30%, 30% होता था डिसअलाउ, 70% आपका जब भी अलाउ होता था। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका तो सही है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो बताओ यार। आगे देखो, इफ असेसी फेल टू डिडक्ट टीडीएस ऑफ एनी पे, ही शैल नॉट बी एन असेसी इन डिफॉल्ट इफ सच पे। अब इसका मतलब समझना है ये क्या पॉइंट डाला गया। ये पॉइंट शायद मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पीजीबीपी में भी ये पॉइंट था। ध्यान से देखना, भव्या को मेरे को कोई पेमेंट करनी है, मेरे को कोई इसको पेमेंट करनी है, मेरे को टीडीएस काटना था। ध्यान रखना, मैंने टीडीएस काटा ही नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा मैंने टीडीएस काट के जमा नहीं करवाया, वो केस अलग है, अब उसको मत लेना। मैं कह रहा हूँ मैंने इसका टीडीएस काटा ही नहीं। मेरे ऊपर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे? सबसे पहली इंप्लीकेशन तो मेरे ऊपर ये आएगी, जो भी मेरा खर्चा है जो मैं भव्या को दे रहा हूँ वो मैं डिसअलाउ कर दूंगा 30%। ये रेसिडेंट है बंदा, यहाँ तक की बात ठीक है। अब समझना, मैं चाह रहा हूँ वो खर्चा मेरा डिसअलाउ ना हो, तो कैसे नहीं होगा? भव्या निकला ईमानदार, भव्या ने 3 चीजें करी। क्या करा? सबसे पहले आईटीआर भरी, आईटीआर में इसने वो वाली इनकम दिखाई जो मैंने इसको पे करी, और उस इनकम पे इसने टैक्स भरा। अगर ये 3 चीजें भव्या कर देता है तो मेरा कोई खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा। आपको खुद समझ आ जाएगा टीडीएस का प्रोविजन क्यों लेकर आया बंदा। आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, सामने वाले बंदे की इनकम है, उस पर टैक्स गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। सही बात है, मैंने टीडीएस काटना भूल गया है, मेरे से टीडीएस नहीं कटा, पर सामने वाले बंदे ने उसको आईटीआर में दिखाया, उसको इनकम में शो करा, उस पर टैक्स भरा, तो गवर्नमेंट का पर्पस सॉल्व हो गया ना। गवर्नमेंट का पर्पस सॉल्व, मेरे को खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा, मेरा सारा खर्चा अलाउ हो जाएगा। बात क्लियर है? जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ आ रही, खर्चा अलाउ और डिसअलाउ का मतलब क्या होता है? अलाउ का मतलब आप उसे प्रॉफिट लॉस में डेबिट में दिखा सकते हो, डिसअलाउ का मतलब आप नहीं दिखा सकते हो। और हर बंदा चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा खर्चा दिखाऊं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा तो इनकम कम से कम आएगी। ऐसा होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर जाके फर्जी बिल वगैरह भी ले लेते हैं, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो। पता है फोटो कॉपियों के इतने बिल बिकते हैं, 50-50 हज़ार, लाख लाख रुपए के महीनों के, फोटो कॉपियों के। और जो बिल दे रहा है वो कितने रुपए लेता है ऊपर से? 400-500 रुपए बस।
और बिल मिल जाते हैं आपको, ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखो, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग पैन, ये वही सेक्शन है 206 डबल है जो ऊपर आया था। इस सेक्शन को याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, आपको पैन फर्निश करना जरूरी है। टीडीएस का रेट क्या आएगा, रेट गिवन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन और 20% विच एवर इज हायर। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 194 क्यू में अगर आपने पैन फर्निश नहीं करा तो टीडीएस का क्या रेट था, 5% का रेट था, है ना। यहाँ पर कितना रेट हो गया, 20%, विच एवर इज हायर, कौन सा लगेगा, 20% का रेट लगेगा। ये वाली बात लिख दी। लेकिन आपको एक बात बताओ, हमने 192 ए सेक्शन में भी ये पढ़ा था कि अगर पैन नहीं होगा तो रेट क्या लगेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना आपका 42.744, जिसको याद नहीं वैसे याद रखना, 30 37 4 ये, और 20% विच एवर इज हायर, तो 20 नहीं अभी ये लगेगा, है ना। मतलब सीधी बात है, गवर्नमेंट आपसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना चाहती है, बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट्स ऐसे हैं लास्ट के, इनको आप छोड़ भी सकते हो, ऊपर सेक्शन का कोई पॉइंट मत छोड़ना। हायर रेट ऑफ टीडीएस फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, अब समझना, इफ पेई हैज नॉट फाइल्ड हिज आरओआई फॉर 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर फॉर व्हिच आरओआई फाइलिंग टाइम एक्सपायर एंड एग्रीगेट टीडीएस एंड टीसीएस ऑफ सच पेई इज 50,000 और मोर इन ईच ऑफ दीज 2 प्रीवियस ईयर, टीडीएस का रेट होगा ट्वाइस ऑफ द रेट गिवन इन रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5% विच एवर इज हायर। क्या बात कह रहा है, सबसे पहले बताओ पेई कौन होता है, जैसे पेमेंट मिल रही है या जो पेमेंट दे रहा है, जो पेमेंट दे रहा है नहीं उसे पेयर कहते हैं, जो पेमेंट दे रहा है पेयर है, और जिसको पैसे मिल रहे हैं वो पेई है। अब समझना, मेरे को किसी क्लाइंट से पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, मैं अपने धंधे में इतना बिजी कि मैंने लास्ट की 2 बार की रिटर्न ऑफ इनकम ही नहीं भरी। ठीक है, ना तो मैंने अपनी आईटीआर भरी, और पिछले 2 सालों में से किसी भी साल में या दोनों साल में मिला के मेरा जो टीडीएस का अमाउंट है और टीसीएस का अमाउंट है, एक किसी भी साल में 50,000 से ज्यादा का हो चुका है। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने सरकार का 50,000 रुपया अभी भी अपने पास रखा नहीं, दिया हुआ गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर ऐसा काम तुमने करा तो टीडीएस का जो रेट सेक्शन में दे रखा है, जैसे सेक्शन में रेट है मान के चलो 1% का, या तो इसका दुगना करो, इसका दुगना हो गया 2% और 5%, विच एवर इज हायर होगा, हम उस रेट पे आपका टीडीएस काटेंगे। सवाल आता है, सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, आपने नहीं आईटीआर जमा करवाई, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। ऐसे नहीं पता चलता। अभी तो आप स्टार्टिंग में बोलोगे, किसी भी बंदे को बोलोगे अरे मैंने सब सही करवा रखा है, तुम 1% के हिसाब से भरो, ठीक है। पर अगर वो केस आपका बाद में स्क्रूटनी पे निकला तो वो इस हिसाब से टैक्स तो काटेंगे ही काटेंगे आपका, साथ में इंटरेस्ट भी लगाएंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई ना, दुगना या 5% विच एवर इज हायर। कहीं पर रेट है आपका मान लो 5% का, तो उसका दुगना करो 10% और 5% विच एवर इज हायर, अब 10% का रेट लगेगा, ऐसे होगा। लेकिन ये कब होगा, जब 2 साल तक आपने अपनी आईटीआर नहीं भरी, आईटीआर भरने का टाइम भी जा चुका है ना, और आपका टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट 50,000 या उससे ऊपर हो चुका है तब। 50,000 से नीचे है कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 से ऊपर है तब दिक्कत है। बताओ जी, यहाँ तक की बात ठीक है, क्योंकि बीच में एंड लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, एक लास्ट, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, ये वाले सेक्शन, इन सेक्शन के लिए प्रोविजन नहीं लगेगा। सर ये कितनी कहाँ तक हम ये बातें याद रखें, बेटा ये बातें आप याद नहीं रख सकते हो, जितनी याद हो पाए उतनी याद कर लेना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। एक चीज और, अगर 206 ए और 206 ए बी दोनों लग रहे हैं, मतलब बंदा बिल्कुल ही क्या बोले निहायत ही नालायक बंदा, ना जो ना तो पैन दे रहा है ना जिसने आईटीआर भाई ना कुछ काम करा, तो इन दोनों के हिसाब से देखो जो रेट सबसे ज्यादा होगा वो, मतलब मैं सिंपल सी तुम्हें बात बता रहा हूँ, बंदा कहीं पर कुछ भी गलत करे वो देख लो रेट क्या दे रखा है और उसको कंपेयर कर लो, या तो 20% से या उसके दुगने से, विच एवर इज हायर होगा वो आपका लग जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये लास्ट के पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये मत छोड़ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू पक्का बनता है, इस पे स्टार लगाओ। पांचवें और छठे दोनों पॉइंट पे स्टार लगाना, इस पे एमसीक्यू बनता ही बनता है, पांचवें और छठे दोनों पॉइंट पे। देखो जी, आपने टीडीएस काटा अप्रैल में, आप उसकी पेमेंट कब तक करवाओगे, मई की 7 तारीख तक आपको पेमेंट करवानी होती है। इसके चलान होते हैं, जैसे 194C का चलान, 194J का चलान, हर सेक्शन का अलग से चलान होता है जो आपको पे करना होता है। मान के चलो मेरे को इस महीने में कोई भी फीस मिली जिसपे मेरा टीडीएस कटा, डिडक्ट हुआ, अभी कौन सा महीना चल रहा है आपका, सितंबर, तो जो जिस बंदे ने मेरा टीडीएस काटा वो गवर्नमेंट के पास कब तक जमा करवा सकता है, 7 अक्टूबर तक वो जमा करवा सकता है। ठीक है, अप्रैल से फेब में तो ये चलता है, पर मार्च में हमने बोला कि हम आपको 30 तारीख तक का समय देंगे। कोई बता सकता है कि मार्च में ज्यादा समय क्यों दिया, मतलब 30 अप्रैल तक क्यों रखा। अगर वैसे देखा जाए कायदे से तो मार्च का भी 7 अप्रैल तक जमा करवाना चाहिए था, 30 अप्रैल क्यों रखा, सोच के बताओ। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है और ईयर एंड पे आप बहुत सारे प्रोविजंस बनाते हो, प्रोविजंस पे भी टीडीएस कटता है, आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको टाइम लग सकता है, इसलिए 1 महीने का टाइम ज्यादा दे दिया गया। ठीक है, और इन्होंने बोला 3 सेक्शन ऐसे, आई ए कौन सा, परचेज ऑफ इमूवेबल एसेट, आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, आई बी रेंट वाली बात, एम मतलब जो मदर सेक्शन था। इन तीनों के लिए तो अगले महीने की 30 तारीख ही है, इन तीनों के लिए अगले महीने की 30 तारीख है, चाहे आप जून में क्यों नहीं करवा रहे हो, 31 जुलाई तक आपको पे करना पड़ेगा। मतलब वैसे यार 30 लिखा है तो 30 जुलाई मान के चलो कि 30 जुलाई तक पे करना पड़ेगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है? नॉर्मल क्या याद रखोगे? नॉर्मल ये याद रखना, जिस भी महीने में टीडीएस कटा अगले महीने की 7 तारीख, लेकिन मार्च में टीडीएस कटा तो 30 अप्रैल। ठीक है। अच्छा, टीडीएस की रिटर्न या टीडीएस स्टेटमेंट क्या होती है? अब ना यहाँ बच्चा पता है किस बात पे कंफ्यूज होता है? देखना, बात समझना। मेरा सितंबर चल रहा है, सितंबर में मेरा कोई टीडीएस कटा, सर हमने 7 अक्टूबर को गवर्नमेंट में जमा करवा तो दिया, फिर ये स्टेटमेंट क्या है, ये रिटर्न क्या है? क्वार्टरली एक रिटर्न जाती है टीडीएस की, वो क्या होता है, पूरे 3 महीनों में, क्वार्टर हो गए आपके अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, ऐसे जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे दूसरा क्वार्टर, हर क्वार्टर की आपको एक रिटर्न भर के गवर्नमेंट को देनी होती है कि इस 3 महीनों में हमारी ये ट्रांजेक्शन हुई है, इस ट्रांजेक्शन पे इतना टीडीएस बन रहा था, इतना टीडीएस हमने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, ये आपको बताना पड़ता है। ठीक है ना? तो उसके लिए डेट बता रखी है, जून तक के क्वार्टर जो एंड होगा उसकी डेट है 31 जुलाई, मतलब एक एक महीना आगे बढ़ाते जाओ। सितंबर में जो होगा अक्टूबर, दिसंबर में जो होगा 31, जो जनवरी आपका, लेकिन मार्च के लिए बोला 31 मई, यहाँ पर भी मार्च के टाइम पे आपको एक पूरा का पूरा महीना एक्स्ट्रा दे दिया गया। क्यों ज़्यादा दिया गया? क्योंकि ये ईयर एंड है, बस इस वजह से याद रहेगा। अब एक बात बताओ, आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ 20 मार्च को, जमा कब तक करवा सकते हो? 31 क्या, 30 अप्रैल, ठीक है। 31 अप्रैल भी कह रहा था कोई तुम में से? 31 अप्रैल नहीं आया भाई, ठीक है, ध्यान रखना 30 अप्रैल, ठीक है। अब समझना बात को, आपने टीडीएस डिडक्ट करा 15 अगस्त को, मुझे बताओ इसकी टीडीएस रिटर्न कब तक जमा हो सकती है? बताओ। 31 अक्टूबर तक, क्योंकि ये कौन से में आएगा आपका, अगस्त वाला तक, ये क्वार्टर एंडेड सितंबर हो जाएगा और इसकी जाएगी 31 अक्टूबर तक, ठीक है। आपने 5 जनवरी को कोई टीडीएस डिडक्ट करा, कब तक टीडीएस रिटर्न जाएगी? 31 मई तक, है ना, क्योंकि वो जनवरी फरवरी मार्च वाले में आ जाएगा, है ना। लेकिन इसका टीडीएस आपको कब तक जमा करवाना है? कब तक? 5 जनवरी का टीडीएस कब तक जमा करवाओगे? 7 फेब तक, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना, टीडीएस जमा कब होगा? अगले महीने की 7 तारीख तक। रिटर्न कब जाएगी? पूरा एक महीना दिया है, लेकिन मार्च वाले में 2 महीने दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये अच्छे से करके जाना, ठीक है। आगे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन या लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस, अब ध्यान से समझना, लेट डिडक्शन का मतलब, मेरे को टीडीएस काटना चाहिए था। टीडीएस कब काटते हो? जिस टाइम पे हमारी ट्रांजैक्शन हुई, जैसे आज ट्रांजैक्शन हुई तो आज टीडीएस कटना चाहिए था, आपको ध्यान ही नहीं आया टीडीएस काटना, आप सो रहे थे, आपको एक महीने बाद याद आया कि टीडीएस काटना है इसका। तो कितना लगेगा? 1% लगेगा। कब से लगेगा? पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। पार्ट ऑफ मंथ का मतलब ध्यान रखना, राउंड ऑफ वगैरह नहीं है कुछ, अगर महीने का एक भी दिन हुआ तो पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा, गवर्नमेंट पूरे महीने का इंटरेस्ट लगाएगी, ठीक है। ऑन अमाउंट ऑफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड, जितना टीडीएस आपने नहीं काटा, कब से लगेगा? ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेबल टिल द डेट टैक्स इज एक्चुअली डिडक्टेड। अब इसका एग्जांपल बता दो, इसका एग्जांपल ना बाद में लिख भी लेना, लेकिन पहले मुझे बताओ, समझना। आज कौन सी तारीख है? 6 सितंबर है ना आज। 6 सितंबर को 6 सितंबर को 194 जे में आपका टीडीएस कटना था, और मैं सीधा टीडीएस का अमाउंट लिख दूं, टीडीएस का अमाउंट है, ठीक है, जितना टीडीएस आपका कटना था वो था 1 लाख, टीडीएस का अमाउंट है 1 लाख, 6 सितंबर को कटना था। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। आपने ये टीडीएस पता कब काटा उसका? 5 जनवरी को काटा, ठीक है। 15 जनवरी करते हैं, 15 जनवरी को आपने टीडीएस डिडक्ट करा। पहले मेरे को ये बताओ, उस बंदे का इंटरेस्ट कितना बनेगा लेट डिडक्शन का? लेट डिडक्शन मतलब डिडक्शन आज नहीं हुआ, लेट डिडक्शन। यार तुम में से कोई एक बंदा बाहर जाएगा, सेल लेकर आएगा, इसके सेल खत्म होगा इसके, कोई ले आओ यार। एक सेकेंड, हेलो, हेलो हेलो। हाँ सही आ रही ना? हाँ, हाँ जी बताओ। 5,000, 4,000, कितने महीनों का इंटरेस्ट बनाया तुमने? 5 महीनों का आएगा, 4 का। पार्ट ऑफ द मंथ में अगर एक भी दिन ऊपर गया तो पूरा महीना लोगे आप, ठीक है।
अब बताओ। अच्छा ये बताओ, महीना काउंट कहाँ से करोगे, 6 सितंबर से करोगे या 1 सितंबर से महीना काउंट होगा? क्या लग रहा है? पहले तो ये बताओ। 6 सितंबर से महीना काउंट होगा, जिस दिन से ट्रांजेक्शन हो रही है उस दिन से। तो पहला हुआ 6 सितंबर से कहाँ तक? 6 तक नहीं, 5 तक, 5 अक्टूबर तक पहला। पहला 5 अक्टूबर, फिर 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 जनवरी। चार तो ये हो गए। उसके बाद आ गया 10 दिन और जा रहा है, लेकिन हमारा तो पूरा होगा, तो 5 महीने हो गए। तो 1 लाख पे आपका लगेगा कितना? 5% हो जाएगा अब, है ना? 5% क्यों? क्योंकि हर महीने का 1% है। तो ये आएगा आपका 5,000 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। मतलब 1 लाख तो आपको जमा करवाना ही करवाना है, साथ में 5,000 और करवाने हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगाते हो हर जगह। इतने ज्यादा वैसे नहीं है ना ये बंदे की, उसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगाए, ठीक है? अच्छा, आगे समझना। पहले तो तुम्हारा क्या था, तुमने डिडक्ट नहीं करा था। अब तुमने डिडक्ट तो कर रखा, लेकिन तुमने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। ठीक है? कितना लगेगा? 1.5% लगेगा। अमाउंट ऑफ टीडीएस नॉट पेड, टीडीएस डिडक्टेड टिल डेट ऑन विच टीडीएस इज एक्चुअली पेड। इसका एग्जांपल लेते हैं, समझना। 6 सितंबर को ट्रांजैक्शन हुई 1 लाख के टीडीएस की। अभी नोट भी करवा दूंगा, ठीक है? अभी पहले समझ लो, 6 लाख को आपने 1 सितंबर का टीडीएस डिडक्ट कर लिया, वो जिस दिन होना चाहिए था उसी दिन आपने करा। ठीक है? पर आपने 10 जनवरी को पे करा। आप पे करना भूल गए थे गवर्नमेंट को, 10 जनवरी को पे करा। इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट कितना आएगा? बताओ। कितना आएगा? 1,500। निकालूं एक बार? 1 लाख पे आएगा। पहली बात, कितने महीनों का लगाया आपने 6 सितंबर से? वो 1,500 तो नहीं होगा। देखो, सबसे पहले 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 जनवरी, 4 और 5, 5 महीनों का लगेगा। 1.5% के हिसाब से हो गया 7.5%। 7,500 का आएगा। ठीक है? बस ये देखना कहाँ से कहाँ तक लगाना होता है। जिस दिन टीडीएस डिडक्ट हुआ वहां से लेकर एक्चुअली जब पे हुआ। उधर क्या था, जिस दिन टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था वहां से लेकर के जब तक आपने टीडीएस डिडक्ट करा। ठीक है? यहाँ पर बच्चा ये कहता है मैं याद कैसे रखूं कि यहाँ पर 1% है या 1.5% है। ध्यान रखना, आप डिडक्ट नहीं लेट कर रहे हो, ये छोटी गलती है। मैंने डिडक्ट करके गवर्नमेंट का पैसा अपने पास रखा और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, ये बड़ी गलती है। गवर्नमेंट कहती है हम तुमसे ज्यादा पैसे लेंगे। पहले में तो तुमने काटा ही नहीं। तुमने नहीं काटा, चलो अलग बात है कि जब काटोगे, जब गवर्नमेंट को जमा कराओ। तुमने काट के अपने पास पैसा रख लिया, ये गलत है। उस पर 1.5% है। याद रहेगा? ठीक है? चलें आगे। यहाँ आपका टीडीएस पूरा खत्म हुआ, बधाई हो। 1 मिनट का ब्रेक लो, आराम से पूरा देखो, फिर आगे चलेंगे। है? ऊपर करो। अच्छा हाँ, तुम्हें लिखना है ना वो, ये लो यार, लिख लो। यहीं से था ना? यही था ना? हाँ, पहले ये लिख लो, फिर नीचे कर देता हूँ। हो गया? नीचे अभी कर रहा हूँ। इतना हो गया नोट सबका? ये लो। संडे वाली क्लास अपलोड नहीं हुई? बोलो ना एक बार, मैम को बोलो ना। मैम, यार नहीं, मैंने तो संडे वाली क्लास दे दी है मैम को। बच्चे कह रहे हैं मंडे वाली भी अपलोड नहीं हुई। मैं बात करता हूँ एक बार, आज बोलता हूँ। एक काम करो ना, नहीं तो तुम सारे एक बार बात करो। शायद डल जाएगी आज तक वैसे क्लास। एक बार मैं भी बात करता हूँ, क्योंकि मैंने ड्राइव का लिंक दिया था, इन्होंने ले तो लिया वहां से, डाउनलोड तो कर ली है क्लास। देख लेते हैं। हो गया? यहाँ तक हो गया? टीडीएस में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे चले। खत्म करें टीसीएस। टीसीएस छोटा सा पार्ट है, जल्दी हो जाएगा आपका। टीडीएस हमारा कितने पेजेस का था एक बार चेक करना। 287 पे खत्म हुआ है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था टीडीएस? हैं? कितने हो गए? 24 पेज? 24 पेज है ना? और आपका टीसीएस पता है कितने पेज का है? 4-5 पेज का चैप्टर है टीसीएस। जिसमें लास्ट पेज तो वैसे भी बेकार है। 4 पेज का चैप्टर है टीसीएस। करें इसको भी खत्म? आओ जी, टीसीएस देखो। टीसीएस में क्या है?
जैसे आपका टीडीएस होता है, टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? डिडक्ट करता है जो बंदा पैसे दे रहा है, ठीक है। टीसीएस क्या होगा? जो बंदा पैसे ले रहा है वो आपसे और टैक्स कलेक्ट करेगा। अब इसका मतलब समझना, सर वो हमसे और टैक्स क्यों कलेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं हूं सेलर, ये है बायर, बायर ने कोई पैसा दिया, बायर ने मान लो 10 लाख की मेरे से कोई चीज़ खरीदी, मेरे को ये बात पता चल गई ये बंदा अमीर है, सही बात है, महंगी चीज़ मेरे से खरीद रहा है, तो मैं इससे साथ में टीसीएस के नाम पे 2% 5% कुछ पैसा अभी ही ले लूंगा, और ठीक है, बाद में इसको क्रेडिट मिलेगा, इसका जो इसका टैक्स कटा है उसे बाद में इसका क्रेडिट मिलेगा। पर ये लेने इसलिए ज़रूरी है खाली क्योंकि अगर मैं इसे अभी टीसीएस ले लूंगा तो ये पक्की बात है आगे आईटीआर भरेगा और उस चीज़ का क्रेडिट लेगा, ये बात पक्की है ना, क्योंकि इसका टैक्स गया है यहाँ पे, उसे लगेगा यार थोड़ा सा टैक्स और भर के क्रेडिट वगैरह आ रहा है तो मेरे सारे रिकॉर्ड भी साफ होते जा रहे हैं, आईटीआर में भरता जाऊंगा। गवर्नमेंट ने इसलिए प्रोविजन निकाला कि डिडक्ट करने वाली बात बायर डिडक्ट करेगा। टीसीएस का मतलब है जब आप कलेक्ट कर रहे हो टैक्स, ठीक है, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा रहे हो, जैसे आप जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाते हो। बात आती है सर फिर आप इसको ये क्यों कहते हो कि ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट इसलिए है यहाँ पे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बायर की ही थी ना, पहले जमा करवा दिया हो सेलर ने, कोई दिक्कत नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी टैक्स जमा कराने की? बायर की थी, जमा किसी ने भी करवाया हो, और फाइनेंशियल बर्डन भी इस पे आ रहा था, दर्द भी इस बंदे को हो रहा था। यहाँ तक बात ठीक है? अब समझना आगे टीसीएस, छोटा सा टॉपिक, मेरे ख्याल से टोटल मिला के 8 या 10 रेट होंगे, इसके ज़्यादा कोई रेट भी नहीं है, और इसके आपको सेक्शन याद नहीं रखने, टीडीएस के सेक्शन याद रखने जरूरी है, इसके सेक्शन याद हो सही है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, समझना। पहला, टीडीएस इज कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम द बायर, बता दिया आपको। टीडीएस कब कलेक्ट होगा? रिसीट ऑफ अमाउंट और डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ बायर विच एवर इज अर्लियर, जब मैं उससे पैसे ले रहा हूँ जब, या जब मैंने उसका अकाउंट डेबिट करा जब, दोनों में से जो भी चीज़ आपकी पहले हो जाए, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आगे समझना, यहाँ तक कुछ ऐसा था नहीं। However, in case of motor vehicle and sale of goods, TCS shall be collected at the time of receipt of amount। जब आप कोई भी गाड़ी बेच रहे हो या आपने गुड्स की सेल करी है, इन दोनों केसेस में जब आपको पैसा मिलेगा सिर्फ जब ही टीसीएस आएगा, डेबिटिंग वाले अमाउंट पे नहीं आएगा। याद है जैसे टीडीएस में भी हमने एक बात पढ़ी थी कि पेमेंट के केसेस में ही था, कहीं कहीं पर सबसे पहले या दूसरे पेज पे बात लिखी है, सेम वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। सर मोटर व्हीकल में क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, अभी आपको समझ आ जाएगा, देखना। नो टीसीएस, टीसीएस लोगे नहीं अगर सेलर इंडिविजुअल एचयूएफ है, हुज टोटल टर्नओवर या ग्रॉस एसेट 1 करोड़ या 50 लाख, वही वाली बात, मोहनलाल वाली बात आ गई, सिंपल सी बात है, आप अगर छोटे लोग हो आप किसी का टीसीएस नहीं काटोगे, ठीक है। मेरे को यही बात डाउट लग रही थी कि अभी तक तुम में से किसी ने बात पूछी क्यों नहीं कि सर ऐसे अगर टीसीएस सबको काटना है तो छोटी मोटी दुकान वाले होते हैं वो तो हमारा टैक्स कुछ नहीं काटते, वो इसीलिए नहीं काटते क्योंकि वो यहाँ आते हैं, 1 करोड़ 50 लाख से नीचे वाले लोग हैं वो, ठीक है। इससे बड़े वाले जो भी लोग होंगे वो सब आपका टीसीएस भी काटते हैं, वो अलग बात है कि आप बिल पे ध्यान देते हो या नहीं देते हो, ठीक है। आगे समझना, नो टीसीएस इफ बायर इज गवर्नमेंट, ये तो होना ही था, एम्बेसी, कंसल्टेट्स, हाई कमीशन, इन लोगों का कोई टीसीएस नहीं कटेगा, है ना। इनका भी टीसीएस काट रहा तो फिर बात ही क्या बची। अब आ जाओ टीसीएस के मेन सेक्शंस पे। इसका मेन सेक्शन है नॉर्मल, हाँ हाँ हाँ, वो कटता है, वो ऐसे नहीं पता चलता किस किस चीजों पे कटेगा, वो बता रहा हूँ ना, सिर्फ कुछ चीजें हैं जिस पे कटता है, हर एक पे नहीं कटता, ठीक है ना। तो देख दो चीजें हैं, अगर मैं ये बोलूं कि मैं किसी जगह पे जा रहा हूं मेरा नहीं कट रहा, तो पहला रीजन उसका ये होगा, मतलब टीसीएस कलेक्ट नहीं हो रहा, पहला रीजन तो ये होगा कि वो छोटा बंदा है, लेकिन वो बड़ा बंदा है, फिर टीसीएस कटना चाहिए, क्यों नहीं कटता? क्योंकि कुछ ही चीजों पे कटता है, सब पे नहीं कटता, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आप पहले वो समझते हैं। देखो टीसीएस किस पे कटेगा ऐसे समझना, या तो कोई ऐसी चीज आपने कंज्यूम करी, जब आप कंज्यूम कर रहे हो आपका ध्यान ही नहीं है, आप पैसे ज्यादा दे रहे हो, पहला। दूसरा, कोई ऐसी फालतू चीजें या कुछ मिनरल्स वगैरह, वो सब चीजें आपकी आएंगी सबसे पहला। देखो सबसे पहला तो आपको पता है, दारू जाके ले रहे हो 1% का टीसीएस लगेगा, ठीक है। अगला, स्क्रैप नॉट यूजेबल एज सच। सर स्क्रैप इसका मतलब नहीं समझे, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है प्रोडक्शन के टाइम पे उनका बहुत सारा स्क्रैप निकलता है, वो बेचते हैं अपने स्क्रैप को, ठीक है। आपने स्क्रैप बेचा, ऐसे बंदे को बेचा जो बहुत ही ज्यादा बड़ा कबाड़ी वाला है, ऐसा समझ लो, 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर वाला है, तो वो टीसीएस काटेगा, कितना काटेगा? 1%। मिनरल कौन से? कोल, इग्नाइट, आयरन और, कोल, लिग्नाइट और आयरन और, इसका ना भैया नाम याद रख लेना खाली, इस पे भी 1% है, इस पे क्वेश्चन वर्शन नहीं आता। टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टिम्बर मतलब पता है क्या होता है? लकड़ी होती है टिम्बर, ठीक है ना। इसका होगा तो 2.5% का टीसीएस है। तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स कौन सी लीव्स होती है पता है? ये तो पता होगी राहुल, यार मेरे से क्यों पूछ रहे हो तुम? भव्या, गांजा और तेंदू लीव्स, बीड़ी पिया तुम में से किसी ने? बीड़ी किस लीव्स की बनती है? तेंदू लीव्स की बनती है। कभी ट्राई करके देखो, मजा आएगा, जीवन का आनंद सुख आएगा उसमें तो। ऐसा नहीं तुम लगा मैं ट्राई, भाई मैंने ट्राई नहीं करा, मैं बस बता रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है। तेंदू लीव्स, इस पे लगता है 5%, तो याद कैसे रखोगे? टोटल 3 रेट, रेट बताओ, 1%, 2.5%,
5%। तो देखो 2.5 और 5 तो एक एक चीज पे, 2.5 किस पे, लकड़ी पे, 5 किस पे, बीड़ी पे, ऐसे ध्यान रखना, लकड़ी और बीड़ी, ठीक है। ऊपर आ जाओ, 1% 3 पे है, 3 कौन कौन से वो बताओ। एल्कोहल, स्क्रैप और जो मिनरल्स है उस पे, ठीक है। ये रेट आपको याद रखने, लेकिन लेकिन एक बात और, नीचे आपका टीसीएस नहीं आएगा, आपका टीसीएस नहीं आएगा कब, इफ गुड्स परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। मैं अगर दारू खरीद रहा हूं आगे बेचने के लिए तो मेरा टीसीएस आएगा, मैंने दारू खरीदी सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए नहीं आएगा। ये वाली बात ठीक है। अगला, तो यार आप ना एक बात खुद सोच के देखो, जो तेंदू लीव्स है, आप मेरे को बताना, तेंदू लीव्स जनरली बंदा पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेगा या कुछ बनाने के लिए लेगा? बनाने के लिए, है ना। क्योंकि जो आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहे हो, आप तो जाके बीड़ी लोगे ना, लोगे तो बीड़ी तो पूरी बनी हुई आती है ना, बात समझ गए, उस पर टीसीएस नहीं आता। टीसीएस कब आता है, जब मैं तेंदू लीव्स ले रहा हूँ। इफ गुड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल, अब इसका मतलब क्या है सर, गुड यूज हो रहे हैं किसी और आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग में, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो तेंदू लीव्स वाली बात है, तेंदू लीव से ले करके मैंने कोई आर्टिकल बनाया तो उस पर टीसीएस आना चाहिए। यहां लिखा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे टीसीएस नहीं आएगा, पर उसका जब मैं आगे कुछ भी होलसेलर को दे रहा हूं या रिटेलर को दे रहा हूं उस केस में टीसीएस आएगा। सर क्या इतनी टेक्निकलिटी मेरे से पेपर में पूछी जाएगी? इतनी टेक्निकलिटी नहीं पूछी जाएगी, आपको मेन बस रेट ध्यान होने चाहिए। रेट बता दो बस एक बार, 2.5% किसका रेट था, बिना देखे भाई साहब, बिना देखे। टिम्बर का। 5% किसका, तेंदू लीव्स का। 1% तीन चीजों का था, एल्कोहलिक लिकर, स्क्रैप, इग्नाइट और मिनरल्स। मेरे को एक बात खाली और बताना, तुम में से किसी ने डाउट पूछा नहीं, सर यहाँ ऐसा क्यों लिखा है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? काफी और चीजों में भी लगता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, अलग अलग केमिकल बनाने में भी यूज होता है, उनकी बात नहीं करी जा रही, यहाँ सिर्फ दारू की बात करी जा रही है जो ह्यूमन कंजम्पशन है, ठीक है। चलें आगे, आओ जी, यहाँ तक की बात हो गई। अब आता है अगला, मोटर व्हीकल, ठीक है। दारू की बात हो गई, अब मोटर व्हीकल पे आओ। एनी मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख, ध्यान रखना टीसीएस सिर्फ उसी पे आएगा जब आप गाड़ी ले रहे हो 10 लाख से ऊपर की, 10 लाख से नीचे कहीं नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा कितना आएगा, 1% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस का मतलब क्या होता है बताओ? एक होता है एक्स शोरूम प्राइस, एक अगर आपको पता हो ऑन रोड प्राइस होता है, पता है? ये पता है नहीं पता है इस बारे में? सारे टैक्सेस वगैरह सबको जोड़ करके आता है। ऑन रोड का मतलब गाड़ी रोड तक पहुंचने तक के सारे खर्चे, ऐसे मान लो। एक्स शोरूम मतलब सिर्फ शोरूम के प्राइस पे, तो शोरूम का जो प्राइस होगा उस पर टीसीएस आएगा, 1% का टीसीएस आपका लगेगा। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो चेक करना, आपका टीसीएस लगा हुआ होता है। लेकिन नो टीसीएस ऑन मोटर व्हीकल कब, इफ कंसीडरेशन पर व्हीकल इज अप टू 10 लाख, मैंने बता दिया 10 लाख तक होगा, नहीं आएगा 10 से ऊपर आएगा। सेल ऑफ मोटर व्हीकल बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर उसने लिखा मैन्युफैक्चरर ने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई गाड़ी बेची, गाड़ी बेची 15 लाख की, टीसीएस आएगा? नहीं आएगा। वो जब आपको गाड़ी बेचेंगे उस पे आएगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूं एंड सेल पे टीसीएस आएगा, ठीक है। होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस पर टीसीएस नहीं है। वो टीसीएस लेंगे किससे, कस्टमर से लेंगे। क्यों कस्टमर से लेंगे, इसका रीजन बताऊं आपको। अगर आप साल में 10 लाख से ऊपर की गाड़ी ले रहे हो, मतलब आपकी कुछ ना कुछ इनकम तो है, इसीलिए वो आपका टैक्स काटते हैं। 1% इसलिए काट रहे हैं कि 1% के लालच में बंदा पक्का आईटीआर तो भरेगा, आईटीआर भरेगा, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। हम तो चाह ही रहे हैं कि बस आईटीआर भरे वो। क्लियर? एक्स शोरूम, एक्स शोरूम यहाँ लिखा है ना, 1% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस का कटेगा और एक्सीडिंग 10 लाख, है मोटर व्हीकल की जो वैल्यू है आपकी एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस आप 10 लाख देखते हुए चलोगे। और अगर आपको मैं बताऊं, जो आपका क्वेश्चन भी पेपर में आएगा ना, उसमें एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, इसमें भी वो कुछ नहीं करेगा, वो सिंपल सा क्वेश्चन बना करके देगा आपको। टेक्निकलिटीज में वो घुसता है फाइनल लेवल पे, इंटर लेवल पे नहीं घुसता, ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ, उसका नहीं देखेंगे, टोटल का देखेंगे हम। डाउन पेमेंट तो आप जितनी करो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, लीज और लाइसेंस, लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइंस और क्वेरी। तुम में से कितने लोगों को ये पता है कि पार्किंग बिकती है? सुना कभी ऐसा, पार्किंग बिकती है? V3S सब गए होंगे मेरे ख्याल से, V3S के नीचे पार्किंग है, ठीक है। पार्किंग का ऑक्शन निकाला जाता है, पार्किंग का ऑक्शन निकाल करके अलग अलग पार्टीज को इनवाइट करा जाता है। मान लो यहाँ पर 4 लोग आए, ऑक्शन करा, बिड लगाई, एक ने बोला मैं 10 लाख में पार्किंग खरीदूंगा, एक ने 12 लाख, एक ने 50 लाख, 50 लाख वाले को पार्किंग मिल गई, अब पार्किंग उसकी हो गई है, ठीक है। या तो पार्किंग पूरी बिक जाती है या लीज पे दी जाती है पार्किंग, कि अगले 8 साल तक आपकी आपके पास है पार्किंग, आप पार्किंग से जितना पैसा कमाओगे सारा आपका, ठीक है। ऐसे होता है सारा का सारा सीन। तो देखो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्या लिख रहे हैं, लीज और लाइसेंस, मतलब आपने कोई लाइसेंस करवा के पार्किंग अपने नाम पे कर दी, आप कोई लीज पेमेंट कर रहे हो, उस पर भी आपका 2% का टीसीएस आएगा। लेकिन पार्किंग को नहीं, और भी लोगों को लिया, टोल प्लाजा, माइंस और क्वेरी। टोल प्लाजा के बारे में कितनों को पता है, शायद मैंने तुम लोगों को बताया भी हो कभी। जैसे एग्जाम्पल लूं, यमुना एक्सप्रेस वे है, पहले ये बताओ यमुना एक्सप्रेस वे किसने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, प्राइवेट एंटरप्राइज ने बनाया, किसने बनाया? प्राइवेट ने या गवर्नमेंट ने? बताओ।
कुछ तो बताओ। यमुना एक्सप्रेस वे, मान लो कोई भी बड़ा एक्सप्रेस वे है, कौन बनाती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? हमें लगता है गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट बनवाती है प्राइवेट वाले लोगों से। कैसे? यमुना एक्सप्रेस वे कंपनी को दिया गया, कंपनी को बोला तुम हाईवे बनाओ, हाईवे पे हम क्या करेंगे, तुम यहाँ पर आगे लगा लेना टोल। मान लो तुम्हारा हाईवे को बनाने में खर्चा आया 50 करोड़ का, 50 करोड़ में आपने वो रोड बनाई, आप यहाँ पे टोल लगाओ और आप आने वाले हर व्हीकल से टोल चार्जेस लो। ठीक है, आप बोलोगे सर 50 करोड़, हम टोल देते हैं 100-200, ये कितने सालों में जाकर के रिकवर होगा? भाई एक गाड़ी थोड़ी ना निकलती है वहां से, एक दिन में पता नहीं हजारों गाड़ियां निकलती है, आने का टोल अलग, जाने का टोल अलग। ठीक है, मान लो इसने 10 साल में पैसा पूरा का पूरा रिकवर कर लिया इंक्लूडिंग प्रॉफिट, कंपनी ने अपना पूरा पैसा ले लिया। अब कंपनी क्या करेगी, ये हाईवे को हैंड ओवर कर देगी किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट यहां से ये टोल हटा देगा, या तो हटा देगा, या अब जो टोल का पैसा आएगा वो गवर्नमेंट लेगी। तो ऐसे काम करते हैं, गवर्नमेंट अपना सारा पैसा नहीं लगाते, या तो गवर्नमेंट अपना कुछ पैसा लगाएंगे, कुछ प्राइवेट वालों को बोलेंगे तुम लगाओ, तुम बनाओ, पहले तुम टोल ले लो सारा, तुम अपनी रिकवरी सारी कर लो, उसके बाद आप हमें दे देना। आपने देखा होगा बहुत सारे रोड ऐसे होते हैं जहां पे टोल पहले लगता था, अब नहीं लगता। वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि कंपनी की रिकवरी सारी हो चुकी है, गवर्नमेंट ने उसके बाद उसको फ्री कर दिया। ऐसे काम होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, पेपर में नहीं पूछेंगे तुमसे टोल कैसे बनता है या क्या होता है, बस तुम्हारे को वैसे पता होना चाहिए। कहीं पर शो ऑफ मारना हो तो वहां शो ऑफ मार सकते हो। आगे देखो, कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट या क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, ओवरसीज रेमिटेंस और ओवरसीज टूर पैकेज। ठीक है, ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको सेक्शन याद रहे, ठीक है, नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर की बातें याद रखना सारी। क्या ओवरसीज रेमिटेंस का मतलब? बाहर के किसी बंदे ने यहाँ पे कुछ पैसे भिजवाए, मैंने यहाँ से बाहर किसी को पैसे भिजवाए, ओवरसीज रेमिटेंस उसे कहते हैं। रिसीट रिसीट और रेमिटेंस में फर्क पता है ना तुम्हें? रिसीट होती है जो सबसे पहली बार मिली, जैसे कंपनी से मेरे को पहली बार इनकम मिली, वो रिसीट है। रेमिटेंस होती है जब मैं आगे किसी और को दे रहा हूँ वो। ठीक है, मैं अपनी फैमिली को दे रहा हूँ, फैमिली बाहर रह रही है, या बाहर का बंदा कोई इंडिया के बंदे को दे रहा है। ठीक है, समझना। नो टीसीएस इफ रेमिटेंस इज अप टू 7 लाख इन अ ईयर। अगर आप 7 लाख तक पूरे साल में भेज रहे हो, कोई आपका टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, पहले टीसीएस देखो कितना है, 5% ऑन रेमिटेंस इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। ध्यान रखना क्या लिखा है, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, 7 लाख से ऊपर जितना अमाउंट होगा उसका 5%। 10 लाख है तो कितने पे आएगा? 3 लाख पे आएगा। कितना आएगा? 5% टीसीएस कटेगा। यहां तक की बात ठीक है? आगे देखना, इफ रेमिटेंसेज इज आउट ऑफ लोन ऑब्टेन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 80E फॉर एजुकेशन, देन टीसीएस रेट इज 0.5%। देखना, समझना यहाँ क्या कह रहा है। किसका एग्जाम्पल लूं? कृष्णा का एग्जाम्पल लेते हैं। कृष्णा गोपियों के साथ बैठता है ना, कृष्णा का एग्जाम्पल लेना है। कृष्णा की शादी हो गई, कृष्णा का बच्चा हुआ, बच्चे का नाम जूनियर कृष्णा। इसने जूनियर कृष्णा को भेजा बाहर लंदन में पढ़ने के लिए। भाई पे पैसे नहीं, भाई गया लोन लेने बैंक ऑफ बड़ौदा। इसको लोन मिला, कितना लोन मिला? 10 लाख का। 10 लाख रुपए इसने बैंक से लेकर के आगे अपने बच्चे को बाहर भिजवा दिए। आपने रेमिटेंस करा, रेमिटेंस किस में से करा? आउट ऑफ द लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। आपने वहां से रेमिटेंस करा, टीसीएस कटेगा 0.5% खाली। और ये कौन सा लोन होना चाहिए? एजुकेशन के लिए, जिसकी डिडक्शन आप चैप्टर में पढ़ोगे, डिडक्शन चैप्टर में, और वहां पर आपका डिडक्शन का ये सेक्शन है अंडर सेक्शन 80E। सर हमें अभी याद रखना है? अभी याद नहीं रखना, सिंपल ऐसी बात याद रखना, मैंने एजुकेशन पर्पज के लिए कोई लोन लिया, वो पैसा ले करके मैंने बाहर किसी को रेमिट कर दिया, तो मेरा जो टीसीएस का रेट है वो 0.5% है। क्या यहाँ पे 7 लाख चेक करा जाएगा? बताओ। नहीं देखा जाएगा, 7 लाख की कोई बात नहीं करी गई। ठीक है, 7 लाख वाली बात कहाँ है? जब आपका नॉर्मल केस है उस केस में 7 लाख वाली बात है। बताओ, 7 लाख से ऊपर लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत या नहीं? बताओ, ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक बात इसमें और डाली गई, देखो, क्योंकि आप सेक्शन पढ़ो, सेक्शन में क्या लिखा है? एक लिखा है ओवरसीज रेमिटेंस, ओवरसीज टूर पैकेज। टूर पैकेज का किसका एग्जाम्पल लूँ? बताओ। भव्या, यही बंदा मेरे को ध्यान में आता है। भव्या की शादी हुई, भाई गया हनीमून पे, कहाँ जाएगा भाई? भाई गया पाकिस्तान, तूने बोला जहां भेज दो, मैंने भेज दिया। ठीक है, अब समझना, ओवरसीज टूर पैकेज आपका लगेगा 5% का टीसीएस। बायर इज नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज विजिटिंग इंडिया, नो टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर पैकेज। समझना, बाहर का कोई बंदा इंडिया आ रहा है घूमने, ओवरसीज टूर पैकेज कुछ है, टीसीएस नहीं कलेक्ट करोगे। टीसीएस कब कलेक्ट करोगे? जब यहाँ का कोई बंदा बाहर जा रहा है। ठीक है, देखो यही बात लिखी है, इफ बायर इज नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज विजिटिंग इंडिया, नो टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर पैकेज, उसका कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ का कोई बंदा बाहर जा रहा है, लगेगा। एक बात बताओ, रेमिटेंस के केस में कितना था परसेंट? 5%। किससे ऊपर? 7 लाख से ऊपर। यहाँ तक की बात ठीक है? मैंने लोन लेकर के पैसा बाहर भेजा, कितना? पॉइंट 1 है, 0.5 है, कितना था? 0.5। ठीक है, अच्छा, और ओवरसीज टूर पैकेज सीधा 5%। यहाँ कुछ एक्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना बस। यहाँ तक की बात ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? लास्ट आता है सेल ऑफ गुड्स।
सेल ऑफ गुड्स के साथ ना आप यहाँ पर एक बात लिखना, कनेक्टेड विद सेक्शन 194 क्यू। 194 क्यू से पूरा मिलता जुलता है ये। मैं अभी आपको पढ़वाता हूँ, देखना जरा। देखो 194 क्यू में हमने क्या पढ़ा था, पहले 194 क्यू रिवाइज करते हैं फिर ये आपको पढ़ाऊंगा। 194 में हमने क्या बात पढ़ी थी, क्यू में ये सेलर है, ये बायर है, बायर ने इसको पेमेंट करी 50 लाख से ऊपर, जितनी पेमेंट करी उस पर 0.1% का टीडीएस कटेगा। कब कटेगा, जब बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। ये बात हमने पढ़ी थी। यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ये सारी चीजें अप्लाई हो गई सेलर पे कि टीसीएस कलेक्ट करेगा सेलर अगर उसका पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो और 50 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, पढ़ाता हूं पहले, देखो फिर आपका एक डाउट भी लूंगा जो आपके मन में भी शायद आ रहा होगा, बताता हूं। सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख, 0.1% ऑफ सेल कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, 50 लाख से ऊपर। यहां तक की बात तो ठीक है। अब एक बात समझना, सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, बायर है सेलर है, बायर ने पेमेंट करी, इसने भी टीडीएस काटा, मान लो दोनों 10-10 करोड़ से ऊपर है पिछले साल में, इसने भी टीडीएस काटा, इसने भी टीसीएस काटा, मतलब टीसीएस लिया, तो बायर की तो दिक्कत हो गई यहाँ पे, कस्टमर की तो दिक्कत हो गई कि सेलर का तुम टीडीएस काट रहे हो, वो गवर्नमेंट को जमा करो, और तुम्हारा भी टीसीएस आगे कलेक्ट हो रहा है, तो ये गलत नहीं हो गया? दो दो चीजें एक जगह कैसे लग सकती हैं? तो इन्होंने बोला अगर दोनों चीजें आ रही हैं तो आप पहली प्रेफरेंस दोगे 194 क्यू को, पहले प्रेफरेंस दोगे टीडीएस को। अगर टीडीएस नहीं लग रहा तो बात करना टीसीएस की। सर टीडीएस कब नहीं लगेगा? जब बायर का टर्नओवर 10 करोड़ नहीं है तब। ठीक है, बायर का टर्नओवर कम है, सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो सेलर कलेक्ट कर लेगा टीसीएस। ये बात है खाली, ये चीज हमें लिखनी है, लिखनी नहीं है, ऊपर दे रखी है, अभी पढ़वा देता हूँ, देखो। अब समझना ध्यान से। पहली बात, नो टीसीएस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या गुड्स कवर इन पॉइंट ए। पॉइंट ए में आपने 4-5 गुड्स पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो, बताओ कौन कौन से गुड्स थे? पॉइंट ए में आपने 4-5 गुड्स पढ़े थे, बताओ, है ना? एल्कोहल, स्क्रैप, मिनरल्स, तेंदू लीव्स और टिम्बर। उनका एक्सपोर्ट कर रहे हो, बात मना कर दी, कोई टीसीएस नहीं आएगा। गुड्स कवर उसमें आ रहे हैं, या कोई भी आप गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें ये बात नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन एक बात पढ़ना, एप्लीकेबल ओनली इफ सेलर टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़, ये बात ठीक है। इफ टीडीएस इज एप्लीकेबल देन नो टीसीएस इन पॉइंट ई, ये वाली बात है इंपॉर्टेंट। अगर टीडीएस टीसीएस दोनों लग रहे हैं तो पहले आप प्रेफरेंस टीडीएस को दोगे, टीसीएस नहीं लगाओगे, पहली प्रेफरेंस हमेशा टीडीएस की। ठीक है, इफ पैन नॉट फर्निश तो टीसीएस का रेट हो जाएगा 1%। अच्छा एक बात बताओ, 194 क्यू में हमने क्या पढ़ा था, पैन फर्निश नहीं होगा तो कितना रेट था? 5%। और यहां पर कितना रेट है आपका? 1%। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बातें कंफ्यूज करेगी वरना। यहां तक क्लियर? आपका टीसीएस खत्म, एक आधी चीजें बची हैं बस, खत्म उसके बाद। देखो खत्म ही करवा रहा हूँ अब मैं इसको ना, छोड़ना नहीं चाह रहा, टीसीएस को आज वन गो में खत्म कर दो पूरा। देखो पहला, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग पैन, इफ कलेक्टी डज नॉट फर्निश हिज पैन टू द कलेक्टर, टीसीएस रेट शैल बी ट्वाइस ऑफ द रेट गिवन और रिस्पेक्टिव सेक्शन, या 5% विचएवर इज हायर। आपको पता है टीसीएस आप कलेक्ट कर रहे हो सामने वाले बंदे का, जो बायर है, आप बायर को बोलो भैया अपना पैन दिखा, पैन नहीं दिखाएगा तो जो रेट है, जैसे आपका ये तेंदुल यूज में कितना था, बीडी में कितना था, 5% का, 5% का दुगना कर दो, 10% और 5% विचएवर इज हायर, 10% का रेट लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नॉर्मल सी बात है, हटाओ आगे आओ। ये भी बात बिल्कुल सेम है, इसको होमवर्क में लिखो यार, सेम बात है, क्या पढ़वाऊं तुम्हारे को, सेकंड बिल्कुल हमने टीडीएस में पढ़ा, सेम टू सेम पूरी लैंग्वेज वही है, बस टीसीएस के लिए अलग से सेक्शन बनाया हुआ है ना। अभी पढ़ना हो बोले अभी पढ़ के खत्म कर देना इसको। अब इसके बाद आओ आगे, ये है अगेन इंपॉर्टेंट, एक थर्ड वाला पॉइंट, एक फोर्थ वाला पॉइंट, अगेन इंपॉर्टेंट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस। टीसीएस की ड्यू डेट क्या है? मैंने कलेक्ट करा बायर से, कब तक जमा करवाना पड़ेगा? अगले महीने की 7 तारीख। ध्यान रखना यहाँ पे मार्च का भी 7 अप्रैल लिया भैया, फिर कंफ्यूजन होगी। टीडीएस में कितना था मार्च का, क्या था 30 अप्रैल, यहाँ पर कितना है आपका? अगले महीने की 7 तारीख। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक बात देखोगे, एक बात आपको और बताता हूँ, जो टीसीएस की रिटर्न है जून की कब जाएगी? 15 जुलाई। वहां कब जाती थी जून की? 31 जुलाई। वहां 31, मतलब एक एक महीने का दिन दिया था, एक एक महीने का गैप दिया था, यहाँ पे 15-15 दिन का गैप दिया है। सितंबर की जाएगी अक्टूबर, दिसंबर की जनवरी, मार्च की जाएगी अप्रैल पूरा लेकिन मई 15। ऐसे ध्यान रखना, अप्रैल पूरा है लेकिन मई आपका 15 ही है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें वो घुमाएगा क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा। ठीक है, इन इन चीजों को अच्छा करके जाना आप अपना, बस आगे आओ। एक चीज खाली और बची, फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट। आपने टाइम से जो क्वार्टरली स्टेटमेंट थी वो जमा नहीं करवाई तो 200 रुपए दिन के लगेंगे आफ्टर द ड्यू डेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग। बात समझना, क्वार्टर चल रहा है आपका सितंबर वाला, क्वार्टर चल रहा है सितंबर वाला, जून का, जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है। ठीक है, मैंने इसका जो रिटर्न सबमिट करवाई है, सबमिट करवाई 10 दिसंबर को, बताओ फीस कितनी आएगी? सोच के बताओ, क्वार्टर चल रहा है सितंबर वाला,
तुम में से ऐसा कोई तो नहीं है ना, दारू क्वार्टर बीड़ी सुन के भावुक हो रहा हो? है कोई ऐसा? है भाई? हाँ जी। बताओ कितनी फीस आएगी उसकी? है? 5,000? और कोई आंसर आ रहा है? मुझे पता नहीं है, मैं भी चेक करूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। पहले बताओ, सितंबर का क्वार्टर है तो कब तक जाना चाहिए था? 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के बाद से देखो कितने दिन हो गए, 10 दिसंबर तक, बस ये देखना है। तो 15 अक्टूबर के बाद कितने दिन हो गए? पहले अक्टूबर के बताओ। 16 दिन अक्टूबर के हो गए, 31 का महीना होता है ना? अक्टूबर ये हुआ, नवंबर 30, दिसंबर 10, टोटल हो गए 56 डेज। 56 को मल्टीप्लाई करो 200 से। नालायक। 11,200। 11,200 का फीस फीस आ जाएगी, ठीक है। हर दिन के 200 रुपए हैं, दिन के 200 रुपए आपके जाते जाएंगे। और एक बात और, टोटल अमाउंट ऑफ फीस शेल नॉट एक्सीड टीडीएस टीसीएस अमाउंट। अब एक बार बताओ, टीसीएस काटना था तुम्हें 200 रुपए का, तुमने वो नहीं काटा, तुम्हें लगता तुम पे 11,200 की फीस लगेगी? नहीं लगेगी, टोटल 200 की ही लगेगी। ठीक है ना? ये बात इन्होंने लिख के बहुत अच्छा करा। अगर ये बात नहीं लिखी होती तब दिक्कत आती बहुत ज्यादा, सरकार को वोट नहीं मिलते फिर। एक बात और, अब फीस इज नॉट ट्रीटेड एज पेनल्टी सो डिडक्शन इज अलाउड अंडर पीजीबीवी। गवर्नमेंट ने एक फायदा और दिया, हम इसको तुम्हारी पेनल्टी नहीं मानेंगे, तुम इसको पीजीबीवी में दिखा सकते हो, मतलब एक्सपेंस की तरह डिसअलाउ अलाउ कर सकते हो। एक्सपेंस इसका दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को दिक्कत तो नहीं आती ना अलाउ और डिसअलाउ समझने? अलाउ का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उसको डेबिट साइड पर दिखाना, खर्चे ज्यादा दिखाओ इनकम कम हो जाएगी। ठीक है? लिखना है क्या इसमें कुछ? इसमें तो कुछ ऐसे लिखवाया नहीं मैंने, बस ऐसे लिख लो, क्वार्टर चल रहा है सितंबर का, रिटर्न भरी हमने 10 दिसंबर को, तो फीस बनी 11,200। लेकिन अगर टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट आपका, टीसीएस का अमाउंट है आपका कितना, 4,000, तो 4,000 होगा, फिर कम होगा तो कम आएगा, है ना? ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो। चलें आगे? हाँ जी। फिफ्थ पॉइंट का नोट कौन सा? ये टोटल अमाउंट ऑफ फीस वाला। ये वाली बात ये लिखी हुई है, जैसे इस पूरे क्वार्टर का आपका टीसीएस बन रहा है 4,000 का, फीस आ रही है 11,200, तो नहीं चलेगा, फीस आप टोटल 4,000 ही पे करोगे, उससे ऊपर पे नहीं करोगे, इतनी सी बात है बस, ठीक है। अच्छा एक बात देख लो, ये फालतू की चीजें लिखी हुई हैं पर एक बार पढ़ लो। टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन कैसे आते हैं? अगर क्वेश्चन में ऊपर लिखा है एग्जामिन या डिस्कस करो उसकी लाइबिलिटी एप्लीकेशन प्रोविजन, ये सब चीजें लिखी हैं, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें बतानी है? सबसे पहले आपको रेट बताना है, लिमिट बतानी है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है वो बताना है, कंक्लूजन देना, मतलब सारी चीजें बतानी है, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आया कैलकुलेट करो या कंप्यूट करो या डिटरमाइन करो, अगर इन तीनों वर्ड में से कुछ आता है तो आपको टीडीएस का अमाउंट निकालना जरूरी है, ध्यान रखना। या आप टीडीएस का अमाउंट नहीं निकालो चलेगा, आप सिर्फ लिख दो, यहां पर आपको टीडीएस का अमाउंट निकाल के दिखाना जरूरी है, जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो ये चीज कब काम आएगी? जब आपके पास पेपर में टाइम नहीं हो और जल्दी से क्वेश्चन करना हो, तो ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। फालतू चीजें हैं वैसे। टीसीएस खत्म पूरा। टीसीएस में कोई डाउट? छोटा सा टॉपिक है, फटाफट हो गया ये तो, है ना? पेपर में आने के चांसेस कम है लेकिन आ सकता है, करके जाना है इसको। चलें आगे? क्या बचा हमारा? एडवांस टैक्स और बचा। एडवांस टैक्स के बाद आपका बचा रिटर्न, अगला पार्ट। एडवांस टैक्स के बाद पता है आपको, एडवांस टैक्स करने के बाद आपका ये चैप्टर आधा कंप्लीट होगा, मतलब पार्ट 1 कंप्लीट होगा, पार्ट 2 और है इस चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर आपका प्रोसीजरल कंप्लाइंसेज है ना, क्या क्या प्रोसीजर है वो सब इसमें, रिटर्न क्या होती है, कैसे होती है, वो सारी बातें हैं इसमें। तो एडवांस टैक्स अभी चालू करूं? क्या बोर हो गए हैं? मेरे को एक दो के चेहरों से तो लग रहा है कि या तो मनी मन मुझे गालियां दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लग रहा है मुझे ऐसा। क्या करें? एक सेकंड पहले देखता हूँ इसमें कुछ ऐसा पार्ट है जो हो जाए अभी आपका, क्योंकि एडवांस टैक्स अभी चालू करूंगा फायदा नहीं, एडवांस टैक्स एक गो में पूरा खत्म होना चाहिए जब फायदा है। चलो एक चीज पढ़ाता हूँ आपको, रिटर्न से रिलेटेड पढ़ाता हूँ, खत्म करता हूँ उसको। मंडे। हाँ। किस किसका टेस्ट है? CAFM। ट्यूसडे। ट्यूसडे? क्यों?
नहीं है ना? हाँ, ट्यूसडे को टेस्ट है ना तुम्हारा? किसका टेस्ट है? भाई एक बात बताओ, मंडे अकाउंट्स का टेस्ट दे रहे हो, वेडनेसडे तुम दूसरा टेस्ट दे रहे हो, मेरा कब दोगे? 15 को क्या दिन पड़ रहा है? एमडब्ल्यूएफ में तीनों दिन टेस्ट है, तो टीटीएस में किसी एक दिन टेस्ट दो मेरा। और सुबह से क्लास चलती है उस दिन? भाई यार तुम्हारा मेरे टेस्ट में संकट है। मैं बात करता हूँ मैम से, फिर बताता हूँ तुम्हारे को कब रखना है टेस्ट। ठीक है? टेस्ट की बात करते हैं, चलो बता दूंगा तुम्हारे को जब होगा। क्या डालूं टेलीग्राम पे, टेस्ट डालूं? बहुत सही भाई, बहुत सही। क्या आइडिया दिया आपने। आओ यार हेलो। फिर बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। देखते हैं, चलो जब तक चल रहा है। चल तो रहा है, अभी चल रहा है भाई। कृष्णा, एक काम करना। देखो भाई, आ रही है ना आवाज? हाँ। देखो, क्या बात कर रहा था, रिटर्न की बात कर रहा था। रिटर्न में बस एक छोटी सी चीज पढ़वा रहा हूँ आपको कि आईटीआर किन किन लोगों को भरनी जरूरी होती है, या कौन कौन से लोग आईटीआर भरते हैं। तो आप आ जाओ पेज नंबर 300 पे। 300 पेज निकाल लो। पेज नंबर 300, एक पेज कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है? देखो, ऐसे कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर ना, ये पूरी लिख लेना हेडिंग। हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ हेडिंग आपकी मिस हो गई है, लिखना पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर। आईटीआर if any of the condition satisfied, if any of the condition satisfied। चले, करें। देखो, सबसे पहला, आपके करंट अकाउंट में या कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट में टोटल मिला करके 1 करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट हुआ, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। सिंपल सी बात है ना, 1 करोड़ से ऊपर भर रहे हो तो भैया आपने कहीं ना कहीं से पैसा आया होगा, आईटीआर भरो। ठीक है? 1 करोड़ की लिमिट याद रहेगी। अगला, आप कहीं पर बाहर घूमने गए, ठीक है, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर मोर देन 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, चाहे आपने अपने लिए किया चाहे किसी और के लिए खर्चा करा, 2 लाख से ऊपर का खर्चा करा। सर हम बाहर जाएंगे, सरकार को कैसे पता चलेगा? और 2 लाख से ऊपर का खर्चा सरकार को कैसे पता चलेगा? अगर आपको नहीं पता, बताता हूँ। बाहर जाकर के आप जनरली फॉरेक्स कार्ड वगैरह लेके जाते हो, नियो ग्लोबल कार्ड्स, ये सब कार्ड आप लेके जाते हो। एचडीएफसी के फॉरेक्स फॉरेक्स कार्ड आते हैं, हर बैंक के अपने फॉरेक्स कार्ड आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाके क्या करते हैं, आप अपने कैश को करेंसी में कन्वर्ट नहीं कराते हो जनरली, क्योंकि उस पर जो आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आप कार्ड से पेमेंट करते हो, और उस कार्ड को जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आप अपना साथ में पैन कार्ड देते हो। पैन कार्ड गया, सारी डिटेल सरकार के पास गई। इवन आपको पता है, आप बाहर जाके कोई भी खर्चा करो, जब आप अपनी आईटीआर भर रहे हो, वो वहां पे अपने आप ही ऑटो पॉपुलेट हो जाता है कि ये बंदा तो बाहर घूम के आया, ये बंदा यहाँ घूम के आया। जगह नहीं बताता वो, क्योंकि जगह बताना गलत बात है ना यार। बताओ आईटीआर में लिखा है बंदा बैंकॉक घूम के आया, कितना बुरा लगेगा।
है ना। तो ये नहीं लिखा आता, बस ये लिखा आता है बाहर गया और इतने पैसे लगा के आया आपने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, लिमिट ध्यान रखते चलना। 2 लाख और 1 करोड़ है डिपॉजिट की, आगे समझना। आपके घर का बिजली का बिल टोटल मिला के 1 लाख से ज्यादा का आया, भाई तुम बहुत अमीर बंदे हो। तो और वैसे सही बात बताओ, मेरे को ये लगा नहीं ज्यादा अमीर। एक बात बताओ, 1 लाख है पूरे साल का, महीने का कितना बैठा? 8,000 रुपये। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा कोई बड़ा घर है, 4 BHK है, तुम्हारे चारों रूम में AC लगे, 8,000 का बिल आना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बिल आ सकता है। तुम उसमें भी कह रहे हो कि नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, आ गया हो। टोटल सेल या टर्नओवर इन बिजनेस मोर देन 60 लाख। अब पता नहीं ऐसी गंदी गंदी सी लिमिट्स क्यों बना रखी है, तुम्हें याद करनी पड़ेगी बस। बिजनेस का टोटल सेल या टर्नओवर 60 लाख से ऊपर हो, प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ऊपर हो। एक तो इन्होंने प्रोफेशन वाले लोगों की अच्छी खासी ले रखी है, हर एक में इतनी कम लिमिट दी है उन लोगों को, पता नहीं क्यों, है ना। और पता है मेरे को क्या व्यू लगता है इनका, सरकार का मेन व्यू लगता है प्रोफेशन में सबसे पहले आएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, CMA, इन लोगों को तो यहीं पकड़ लो, क्योंकि ये तो अपना टैक्स बचाना जानते हैं। इनके लिए 10 लाख से ऊपर जैसे ही हो अमाउंट पर लगा दो TDS, ये ऐसे काम करते हैं। आगे देखना, एग्रीगेट TDS या TCS 25,000 और मोर, 50,000 और मोर इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। आपका टोटल पूरे साल में TDS कटा 30,000, आपको ITR भरनी जरूरी है। सर मेरा 5,000 का कटा, मैं ITR भरूं? मत भरो, अगर तुम्हारे को रिफंड चाहिए तो भर लो, है ना, जरूरी नहीं है। 25,000 या उससे ऊपर पे जरूरी है। सीनियर सिटीजन का 50,000 कर दिया सीधा। ठीक है, सीनियर सिटीजन का TDS वैसे कहाँ कटेगा, सोच के देखो, क्या लगता है कहाँ TDS कटेगा? कुछ तो बताओ कि यहाँ TDS कटना चाहिए सीनियर सिटीजन का। मैंने तो बताया ही था, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। हाँ, जो इंटरेस्ट बैंक में आता है, जो FD का इंटरेस्ट मिलता है, भाई तुम्हें पता नहीं है, लोग ऐसे ऐसे होते हैं ना सीनियर सिटीजन के नाम पे, इतनी बड़ी बड़ी FD उन लोगों की होती है, तुम्हें बाहर से देख के लगेगा ये बंदा तो गरीब सा है, उसका अकाउंट खोल के देखो 1-1 करोड़ की FD निकलती है अंदर से। मैंने अपने ITR भरते सीजन में ये चीजें देखी थी, मैं कहा यार मैं तो समझ रहा था इस बंदे के पास कुछ है नहीं, 1-1 करोड़, 1.5-1.5 करोड़ की FD वो अपने आप सामने आ जाती है, क्योंकि जो भी आपकी बैंक में FD है उस पर जो इंटरेस्ट आएगा पैन से लिंक होता है, ITR में ऑटो पॉपुलेट पहले से हो जाता है, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर हमारा कोर्स टाइम से हो गया ना, जिसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है, तो मैं आपको ITR दिखाऊंगा जरूर कि कैसे क्या चीज़ होती है उसमें। ठीक है, हो जाएगा, वैसे मजाक कर रहा हूँ यार, हो जाएगा। देखो, डिपॉजिट एग्रीगेट 50 लाख और मोर इन सेविंग बैंक अकाउंट। अच्छा, हमने जो ऊपर डिपॉजिट पढ़ा था कौन सा अकाउंट का पढ़ा था? करंट का। और ये है सेविंग का। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फर्क ये तो पता होगा यार। करंट अकाउंट बिजनेस के लिए यूज होता है, सेविंग बैंक हमारा सेविंग के लिए यूज होता है, और क्या फर्क होता है? उसके अंदर ट्रांजैक्शन कम ज्यादा होती है बिजनेस वाले में, मेरे तो सेविंग में भी ज्यादा होती है। कैसे कैसे ज्यादा होती है? मैं हर बार पेटीएम UPI करता हूँ, 10 रुपये 5 रुपये, ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही। किस पे नहीं मिलता? करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता बताओ? क्योंकि होता क्या है, जब आप सेविंग बैंक से कोई भी लिमिट होती है, जैसे UPI की लिमिट है, आपको पता होगा दिन की, एक ऐप से आप कर रहे हो 1 लाख 1.5 लाख, हर बैंक की अलग अलग लिमिट है। करंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता, आप एक दिन में 40 लाख की पेमेंट लो, 40 लाख की पेमेंट करो, 50 लाख की करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो लोग इंटरेस्ट नहीं देते हैं। वो आपको और फैसिलिटी देते हैं ना, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई, ये सब। ठीक है, अच्छा, ये तो हुए आपके और मेरे जैसे लोग। अब इसके बाद इन्होंने अदर एंटिटीज और डाली। पहला डाला ट्रस्ट, कह रहे अगर ट्रस्ट की टोटल इनकम बिफोर एग्जामिशन एक्सीड द एग्जामिशन लिमिट तो उसको भरनी जरूरी है। जैसे ट्रस्ट एग्जामिशन लिमिट क्या होगी? बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख की होती है, अगर उससे ऊपर आपकी इनकम है तो आपको ITR भरनी जरूरी है। सर यहाँ ऐसा क्यों लिखा है बिफोर एग्जामिशन अंडर सेक्शन 11? ट्रस्ट के लिए एक अलग से 11वां सेक्शन बना हुआ है, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा, ये अगले मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे, उसमें ये बात आ रखी है पहले से। ये बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कि इनकी जो टोटल इनकम होती है ना, उस टोटल इनकम पे 15% इनका पूरा एग्जाम्प्ट होता है, 15 या 85% में एक एग्जाम्प्ट होता है, एक पे टैक्स देना होता है, तो वो ये एग्जामिशन की बात कर रहा है। ठीक है, आ गया बिफोर एग्जामिशन, एग्जामिशन से पहले बोला, एग्जामिशन के बाद नहीं। पॉलिटिकल पार्टी, क्या पॉलिटिकल पार्टी को भी ITR भरनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। टोटल इनकम बिफोर एग्जामिशन एक्सीड द बेसिक एग्जामिशन लिमिट, इनको भी एग्जामिशन दे रखी है, जब पॉलिटिकल पार्टी पढ़ोगे जब समझ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात बताऊं, ये जितनी चीजें हैं ना, अगर इनका एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है इनकम, ITR भरनी है, ऐसे समझना। आगे आओ, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के साथ न्यू एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, जो सेक्शन 10 में बने हुए हैं, ये भी आप आगे पढ़ोगे। टोटल इनकम बिफोर एग्जामिशन है तो भैया आपको करानी जरूरी है, ITR भरनी जरूरी है। लास्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दो फटाफट से कोई, अभी हाल ही में तुमने न्यूज़ भी सुनी होगी, इसरो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इनकम नहीं देखी जाएगी, मैंडेटरी है ITR भरनी, ध्यान रखना। ऊपर के सब में आपने इनकम देखी, यहाँ कुछ नहीं है, मैंडेटरी है, ITR भरनी जरूरी है। पेपर में पूछा जाएगा, चांसेस बहुत कम है, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ये G पॉइंट तक।
यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, नीचे वालों के क्वेश्चन आए बहुत रेयर चांस है। ठीक है। उसके अलावा दो और लास्ट के बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड को भी भरनी जरूरी होती है आईटीआर। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी इनकम देखी जाएगी भरी जाएगी। सर बिजनेस ट्रस्ट होते क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड होते क्या है? बिजनेस ट्रस्ट क्या होते हैं, आप लोगों से पैसा अपने पास रखवाते हैं, आप लोगों को लोन देते हैं, मतलब बेसिकली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो जो एक्टिविटीज कर सकते हैं वो सारी करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड कैसे होते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं ये भी, वो आगे आप लोगों के बिहाफ पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपने इसका नाम सुना है, वैसे तो टाइम हो गया, मेरे को आगे कुछ कराना भी नहीं है अब। REIT, इसका नाम सुना आपने? रेट नाम सुना कभी? इसका नाम होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे आपको अब समझ आ गया होगा है ना, शायद पढ़ भी रखा हो। जैसे मेरे पास, अगर आप ऐसा सोच रहे हो मेरे पास 50 लाख 1 करोड़ होंगे मैं जब भी प्रॉपर्टी लूंगा, ऐसा नहीं होता। आपके पास आज 5,000 रुपए हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करते जाओ, ये बहुत सारे लोगों से पैसा लेके आगे ज्वाइंट प्रॉपर्टी ले लेता है, और उस जॉइंट प्रॉपर्टी से ये जो कमाता है वो इनकम आपको सबको बांटता चलता है। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, आप सारे लोग म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो, वो आगे बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, वैसे ये इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट में। ऐसा काम चलता है। ठीक है। ड्यू डेट की बात हम बाद में करें तो अच्छा है, ड्यू डेट की बात मैं आपको अभी नहीं करवा रहा, ड्यू डेट की बात कल करेंगे, आज का जो था हो गया है ना। एक बार जल्दी से TCS खाली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी नया नया पढ़ा है, तो एक बार इसको रिवाइज कराता हूँ। TDS रिवाइज करना अब आपकी जिम्मेदारी है, बाकी मैं उसका रिवीजन लेक्चर जब डालूंगा, जब डल जाएगा बता दूंगा। अभी पहले TCS करो। देखो TCS में सबसे पहली बात, डिडक्ट कलेक्ट कौन करेगा? सेलर करता है। किससे कलेक्ट करता है? बायर से करता है। सबसे पहले 5 चीजें हैं जिनमें 2.5% और 5% का रेट एक एक। 2.5% किस पे था? टिम्बर पे था। 5% है तेंदू लीव्स पे। 1% 3 चीजों पे है, पहला दारू, दूसरा स्क्रैप कबाड़ा, और तीसरा मिनरल्स, कोई भी मिनरल्स हो इन पे। मिनरल्स पे क्वेश्चन आना बहुत रेयर चांस है। इसके बाद अगला सेक्शन आपने पढ़ा था मोटर व्हीकल का। आप जा करके गाड़ी ले रहे हो 10 लाख से ऊपर की, 1% लगेगा। 1% लगेगा किस पे? लगेगा एक्स शोरूम प्राइस पे। लेकिन बताओ अगर मैन्युफैक्चरर ने आगे डीलर को गाड़ी दी है, कुछ लगेगा नहीं। जब तक कस्टमर पे नहीं आएगी कुछ नहीं आएगा। ठीक है। लीज और लाइसेंस, पार्किंग, टोल, टोल प्लाजा, ये जितने भी होते हैं इन पे भी आता है। कितना आता है? 2% का रेट आता है, 2% ध्यान रखना। लास्ट बात करते हैं ओवरसीज रेमिटेंस, कितना आएगा? 7 लाख से ऊपर कितना रेट है? 5% का। लेकिन अगर मैंने कोई लोन लेकर के वो पैसा बाहर भेजा तो 0.5% है। यहाँ तक की बात ठीक है। और इसके साथ हमने बस एक बात खाली और पढ़ी, आप हनीमून के लिए कहीं बाहर गए हो तो आप पे 5% का ओवरसीज टूर पैकेज। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स में बस एक बात ध्यान रखना, क्या 194 क्यू लग रहा है तो TCS आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात। बाकी सारी चीजें सेम है, 50 लाख से ऊपर पे लगता है। कितना लगेगा? 0.1% लगेगा। वहां पर था 0.1 होगा, पैन फर्निश नहीं करा तो 5%, यहाँ पर है 1%। ये बातें बस आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा TCS की कुछ ऐसी बातें नहीं है। 7 तारीख को जमा करवाना होता है, 15 तारीख। लेकिन जो TDS रिटर्न आपकी लास्ट होगी वो मार्च वाली कब तक जमा होगी? 15 मई तक। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फीस 200 रुपये पर दिन की है, लेकिन कितने अमाउंट तक है मैक्सिमम? TDS या TCS के अमाउंट जितनी है उससे ऊपर नहीं जा सकते। सर ये दोनों के लिए TDS और TCS? हाँ सर ये दोनों के लिए, TDS की स्टेटमेंट हो TCS की हो, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। जब तक आपको करवानी थी आपने नहीं करवाई, 200 रुपये दिन के लगेंगे, पर मैक्सिमम कितना? जितना TDS का अमाउंट होगा। खत्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर सर? सेकेंड हैंड गाड़ी में कुछ नहीं आता, नई गाड़ी की बात है। कहीं तो अच्छा सोच ले, कहीं तो बड़ा सोच ले, सेकेंड हैंड गाड़ी। ठीक है। कोई दिक्कत? चलो जी।